नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विश्व मोहन कुमार। कमजोर ग्लोबल संकेत, रुपए की कमजोरी और लगातार बड़े आईपीओ के चलते बाजार पर कल हमने फिर से प्रेशर बनते हुए देखा और निफ्टी ने तोड़ा है 25,900 का भी क्रूशल स्तर। सवाल यह है कि क्या बाजार में कमजोरी यहां से और बढ़ेगी या फिर ये गिरावट पर खरीदारी करने का मौका है, ये सवाल आपके मन में होगा। हालांकि अगर आज आप ग्लोबल संकेतों को देखेंगे तो वहां से मिक्स्ड संकेत आपको दिखाई देंगे और गिफ्ट निफ्टी भी आज हल्की सी गिरावट पर ही खुलने के संकेत दे रहा है और एफआईज की फिर से बिकवाली के आंकड़े ही निकल के आए हैं। तो सेंटिमेंट थोड़े से वीकर साइड पर है। आपके हम पक्की वाली प्लानिंग बनाएंगे, अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहेगा। पूरा का पूरा शो बहुत ही एक्शन पैक्ड होगा। ग्लोबल क्यूज होंगे, इंडेक्स की स्ट्रेटजी होगी, खबरों वाले शेयर, इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, बहुत कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले 4 बड़े ट्रिगर्स लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। तो आज हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल क्यूज हैं वो मिले जुले आपको दिखाई देंगे। एशियाई बाजारों में हल्की सी तेजी है 2 दिनों की गिरावट के बाद। डाउ जोन्स लेकिन 300 अंक नीचे बंद हुआ और गिफ्ट निफ्टी में हम देख रहे हैं कि हल्की सी कमजोरी पर आज शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। एफआईज की बिकवाली थम नहीं रही है। लगातार हम 14 सत्र की बिकवाली देख चुके हैं। कल भी हमने देखा कि क्वांटम 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। तो ये एक लगातार भारतीय बाजार में चिंता का सबब बना हुआ है एफआईज की बिकवाली और इसको ट्रिगर कर रही है रुपए की वीकनेस। लेकिन अच्छी चीज बाजार के लिए यह है कि कच्चे तेल में नरमी आई है और कच्चा तेल इस साल अगर हम देखें तो करीब 21% के आसपास की गिरावट ब्रेंट क्रूड के भाव में हो गई है और ब्रेंट क्रूड $60 के नीचे, इनफैक्ट 59 के भी नीचे पहुंचा। वहां से थोड़ी रिकवरी आई है ब्रेंट के भाव में, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौते की उम्मीद बाजार कर रहा है और अमेरिकी इकोनॉमी से थोड़ी डिमांड भी कम है। इसके चलते भी कच्चे तेल पर हम दबाव बनते हुए देख रहे हैं। आईओबी में सरकार ओएफएस के जरिए 3% हिस्सा बेचेगी, 7% डिस्काउंट पर ओएफएस है। तो आईओबी के शेयर पर आज नजर रहेगी। आज नॉन रिटेल के लिए और कल रिटेल निवेशकों के लिए इसमें मौका होगा पैसे लगाने का ऑफर फॉर सेल में। ओला प्रमोटर ने हिस्सा बेचा है। दरअसल लोन चुकाना था इनको 260 करोड़ रुपए का। तो कल 0.6% इक्विटी की प्रमोटर की तरफ से बिकवाली हुई है, जो कि 90 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बैठती है। और जो गिरवी शेयर थे ओला ने वो अपने छुड़ा लिए हैं। करीब 3.5% शेयर गिरवी थे और प्रमोटर का जो हिस्सा है करीब 35% 36% के आसपास अभी भी बना हुआ है। उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। एक्सो नोबेल इसमें आज ब्लॉक डील पर नजर रहेगी, क्योंकि ये जो पेरेंट कंपनी है, जो प्रमोटर हैं इंपीरियल केमिकल, वो 9% अपना हिस्सेदारी बेचेंगी और ये ब्लॉक डील साइज करीब 1290 करोड़ रुपए का होगा। तो आज हम एक्सो नोबेल पर भी आज हम फोकस बनते हुए देखेंगे। फ्लोर प्राइस जो है वो 13% डिस्काउंट पर है। तो आप देखेंगे कि आज एक्सो नोबेल के शेयर में भी गिरावट शुरुआत में आ सकती है। तो ये तो बाजार के लिए कुछ बड़े ट्रिगर है जिन पर आप नजर रखिए। लेकिन यहाँ पर एशियन बाजार देखें तो म्यूटेड शुरुआती हुई है। ज़्यादातर बाजार हरे निशान में जरूर दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है। यूएस फ्यूचर से भी कमजोरी के ही संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि मिक्स डेटा आए थे, इकोनॉमिक डेटा। लेकिन ओवरऑल किस तरह के क्यूज है, ग्लोबल क्यूज, ये समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए किस तरह के क्यूज लग रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। विश्वमोहन, देखिए अमेरिका में आर्थिक आंकड़ों का इंतजार था कि जॉब रिपोर्ट किस तरह के निकल के आती है, रिटेल बिक्री कैसी रहती है। और जॉब रिपोर्ट इकट्ठे आए हैं अक्टूबर के और नवंबर के, क्योंकि हम देख रहे थे कि शटडाउन वहां पर चल रहा था तो आर्थिक आंकड़े आ नहीं रहे थे। तो अक्टूबर में तो ये जाहिर सी बात थी कि आंकड़े गिर के आएंगे और आंकड़े हमने देखा कि 1,05,000 नौकरियां अमेरिका में घटी हैं अक्टूबर में। हालांकि नवंबर में थोड़ी सी रिकवरी हुई है, 64,000 नौकरियां बढ़ी हैं और ये 64,000 जो आंकड़े बढ़ के भी आए हैं ये अनुमान से बेहतर है, क्योंकि अनुमान था 45,000 का। तो इस फ्रंट पर थोड़ी सा आप कहेंगे कि नवंबर के आंकड़े बेहतर हैं। लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी चिंता में डालने वाली है इकोनॉमी के लिहाज से, वो ये है कि जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ के आई है 4.6% पर और ये सितंबर 2021 के बाद सबसे ज़्यादा है। यानी कि करीब 4.25 साल के ऊपरी स्तर पर अमेरिका में बेरोजगारी दर है और इसे लेकर इकोनॉमी में थोड़ी सी फिर से एक टेंशन की शुरुआत हो सकती है। हालांकि बाजार ने उसको काफ़ी हद तक हमने देखा कि डिस्काउंट किया। डाउ जोन्स हालांकि 300 गिरा, लेकिन नेस्डेक की बात करें तो 54 अंकों की उसमें तेजी रही। आज फिलहाल हम देख रहे हैं कि
फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, S&P फ्यूचर में हल्की सी गिरावट पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। एक और आंकड़ा था जिस पर अमेरिका में नजर थी, वो था अमेरिका के रिटेल बिक्री के आंकड़े। वो बिना बदलाव के $732 बिलियन रहे हैं, तो उसमें कोई चेंजेस हुए नहीं हैं। अमेरिका में आज जो नजर रहेगी, यूएस फेड के 2 ऑफिशियल्स उनके स्टेटमेंट के सर से आते हैं इकोनॉमी की स्थिति को लेकर, आगे रेट कट्स को लेकर उस पर नजर रहने वाली है। क्रिस्टोफर वॉलर हैं, यूएस फेड के गवर्नर हैं, और न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट हैं जॉन विलियम्स हैं, उनके स्टेटमेंट पर आज बाजार की नजर रहने वाली है। एशिया की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि 2 सत्र की गिरावट के बाद हल्की हल्की सी तेजी आपको दिखाई देगी। जापान का बाजार जो है करीब करीब 120 अंक ऊपर आपको दिखाई देगा। दरअसल एक्सपोर्ट की जो आंकड़े आए हैं जापान के, वो बेहतर आए हैं और 6.1% की ग्रोथ आई है नवंबर में, जो कि अनुमान था 4.8% का, तो उससे बेहतर साइड पर निकल कर आए हैं। और पिछले 9 माह में जो एक्सपोर्ट बढ़ने की जो एक्सपोर्ट की रफ्तार है वो सबसे ज्यादा रही है। कोस्पी में आधे की तेजी है। अगर आप हांगकांग देखेंगे तो वहां पर आपको हल्की तेजी पर शुरुआत होती नजर आई है, और चीन के बाजार में सपाट शुरुआत है। तो एशियाई मार्केट तो संभलते हुए निश्चित तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो जो हमारे लिए जो सबसे अच्छा जो संकेत है विश्व मोहन, वो है क्रूड के फ्रंट पर, क्योंकि क्रूड जो है कल हमने देखा कि 0.3% फिसला, लगातार 4 सत्र से गिरावट आ रही थी। आज थोड़ी बहुत बाइंग दिख रही है, लेकिन ब्रेंट क्रूड का भाव फिलहाल $59.3 प्रति बैरल के आसपास का है। और तमाम चीजें हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। एक तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध विराम को लेकर जो चर्चाएं जो चल रही हैं कि कब होंगी, उसके चलते थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि भाव में नरमी आ रही है, क्योंकि अगर रशियन कंपनी से ऊपर पर से अगर अमेरिका का सैंक्शन अगर हटता है तो सप्लाई निश्चित तौर पर थोड़ी बढ़ेगी, और उससे कच्चे तेल को हम देखेंगे कि कच्चे तेल की सप्लाई दुरुस्त होती है तो भाव में थोड़ी सी नरमी और आएगी। इस साल 21% के आसपास की गिरावट कच्चे तेल के भाव में आ चुकी है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ी है, उसके चलते गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट मिला है, क्योंकि सेफ में डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है। और गोल्ड के जो प्राइसेस हैं $4,350 प्रति आउंस के आसपास के ही हैं। और डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि 2 महीने के निचले स्तर पर चला गया है, 98.19 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल। बॉन्ड यील्ड की बात करें, ज्यादा चेंजेस नहीं है। बॉन्ड यील्ड जो है 4.15% पर है यूएस के 10 ईयर की। तो जो संकेत हैं क्रूड के फ्रंट पर बेहतर आपको दिखाई देंगी। एशियाई मार्केट बेहतर है। अमेरिका में नरमी के संकेत हैं, क्योंकि फ्यूचर भी थोड़े से आपको नीचे दिखाई देंगे। ओवरऑल मिक्स सेंटिमेंट है। देखते हैं कि भारत में आज हमारे रुपए की चाल किस तरह की होती है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लूज बन रहे रुपए की। अगर पिछले 5 सत्र में आप देखेंगे तो 1% के आसपास की नरमी आ गई है, तो एक निश्चित तौर पर वो टेंशन वाली बात है, और एफआईएस की बिकवाली थम नहीं रही है। ये चीज भारतीय बाजार को लगातार परेशान कर रही है। तो आज जो संकेत है ग्लोबल संकेत विश्वमोहन, मिक्स टू नेगेटिव साइड पर आप उसको कह सकते हैं। मिले जुले संकेत ज्यादा यहां पर दिख रहा है। म्यूटेड यानी धीमी शुरुआत की संभावनाएं ज्यादा लग रही है, ऐसा गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत दिख रहा है। लेकिन चलिए अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगात सर के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार की को वो कैसे रीड कर रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा इस बाजार में, उनका सेंस क्या है। गुड मॉर्निंग सर। सर शुरुआत एफआईआईज के नंबर से करेंगे। ग्लोबल मार्केट पे तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। अब ये बताइए कि एफआईआईज लगातार 14 दिन से बिकवाली कर रहे हैं। कल डीआईएच की खरीदारी के नंबर देखिए, वो भी जी कम नज़र आ रहा है। इसे बाजार को कैसे देखना चाहिए? बाजार का ओवरऑल सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? देखिए ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो कंसिस्टेंट रहा है कि एफआईएस नेट सेल कर रहे हैं और डीआईएस पॉजिटिव कर रहे हैं। कल देखें तो लगभग 2400 करोड़ का नेट सेल रहा है एफआईएस का, और डीआईएस का लगभग 1080 करोड़ के आसपास का नेट बाय रहा। बट ब्रॉडर ट्रेंड वही है कि एफआईएस अपना स्टॉक्स बेच रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में, और न्यू पेपर जो है उसमें पैसा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट से एफआईएस एग्जिट कर रहे हैं। ये रोटेशन हो रहा है फंड्स का सेकेंडरी से प्राइमरी या न्यू इशुएंसेस में। काफ़ी सारे इशुएंसेस आए हैं। आज भी हम देखें तो आईओबी का
यू नो OFS ओपन हुआ है जिसमें गवर्नमेंट लगभग 3% स्टेक अपना कम करेगा। तो न्यू पेपर की तरफ रुझान है FIS का, और एग्जिस्टिंग में से थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। भारतीय मार्केट उतना आउट परफॉर्म नहीं किया है इस साल कंपेयर टू बाकी मार्केटों में, और वैल्यूएशन जो हैं वो भी कांस्टेंट है। अगर आप एक साल का देखें तो निफ्टी लगभग सेम पोजीशन में है, एक साल पहले जैसा था अभी अभी भी उसी लेवल पे है। तो मार्केट्स उतने मूव नहीं हुए हैं जिसको हम टाइम करेक्शन कहते हैं, और वहाँ पर हमने देखा कि FIS जो हैं अपने जितनी भी थोड़े बहुत प्रॉफिट्स हैं उसको बेच रहे हैं, और ये रुपी डिप्रिसिएशन जो है वो भी एक तरह से इसको एग्रीवेट कर रहा है, क्योंकि तब रुपी डिप्रिशिएट होता है तो FIS के रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग उसकी वजह से भी हो रही है, सेलिंग उसकी वजह से भी हो रही है। ठीक है सजी सर, गुड मॉर्निंग। कल हमने बड़ा क्रैक बाजार में आते हुए देखा, और निश्चित तौर पर आप जो रुपए के जिक्र कर रहे हैं वो भी ट्रिगर बन रहा है। 167 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट हमने देखी। आज के क्यूज कैसे हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के, और निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए? हमने कल देखा कि निफ्टी फ्यूचर्स में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन ऐड हुए हैं, लगभग 300 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। निफ्टी फ्यूचर्स में हमने शॉर्ट पोजीशन ऐड होते हुए देखा है, और निफ्टी बैंक भी एक ऐसा था इंडेक्स जहां पर हमने काफ़ी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन ऐड हुए हैं। अगर हम देखें तो अभी हम लगभग 17 तारीख में हैं और 30 तारीख का एक्सपायरी है, तो लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का निफ्टी बैंक फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन हो गया है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मार्केट में अभी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो रहे हैं। शॉर्ट पोजीशंस अगर हम देखें तो लगभग 91% के आसपास बिल्ड हो गए, क्योंकि कल का जो पोजीशन था इंडेक्स फ्यूचर्स का उसमें लॉन्ग पोजीशंस घट के 9% के आसपास आ गए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। अगर हम कल के बाज़ार के बारे में देखें और हम अगले हफ्ते में कैसे बिल्डअप हो रहा है ऑप्शंस वो देखें, तो हमने देखा कि पुट राइटिंग 25,500 पे और 25,000 पे, तो एक तरह से नीचे का बेस अभी बढ़ रहा है, एक तरह से लोअर बाइस की तरफ वो इंडिकेट कर रहा है। और ऊपर की तरफ देखें तो कॉल राइटिंग जो हुई है वो 25,900 26,000 के आंकड़े पे हुई है। तो वो एक बताता है कि आपका रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। तो एक बैंड बन रहा है 25,500 से 26,000 के बीच में। वहाँ पर ये एक्टिव निफ्टी कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा या उसी बैंड में मूव करेगा। बट काफ़ी चीज़ें हैं जो हो रही हैं ग्लोबली। एक है आपका क्रूड जो है $60 के नीचे आ गया ब्रेंट आपका, तो वो एक अच्छा है हमारे लिए। पर गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। और रुपी जो है 91 पे जा रहा है। उम्मीद तो ये थी कि रुपी थोड़ा सा वीक होगा, क्योंकि जब RBI ने रेट कट किया तो रुपी पे वीकनेस आएगी ही आएगी। बट जिस तेज़ी से कल रुपी 91 पे गया, ऐसा कि RBI ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया इस पे, तो वो एक चीज़ है जो मार्केट के जहन में रहेगा, और उसके चलते मार्केट जो है साइडवेज मूव करेगा। हमने RIL पे देखा कि ओपन इंटरेस्ट उसका नीचे गिरा है, तो कुछ लॉन्ग पोजीशंस कटे हैं, बट बैंक स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं और शॉर्ट पोजीशंस वहाँ पर बढ़े हैं। चलिए, तो इंडेक्स लेवल पर स्ट्रेटजी आपके लिए आपने बता दिया, लेकिन सजीत सर, एक इंडियन ओवरसीज का जो OFS है उसके जरिए सरकार 3% के आसपास हिस्सेदारी बेचना चाह रही है, और कल रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी ये OFS खुल जाएगा। इसमें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखिए, IOB का जो OFS आज खुल रहा है उसमें 634 रुपीज़ पे है ये OFS, लगभग 3% है, जिसमें 1% ग्रीन शू है। मतलब गवर्नमेंट लगभग
1900 करोड़ का फंड रेज कर रही है, जिसमें 600 करोड़ जो कुछ होंगे वो ग्रीन शू का ऑप्शन होगा। और ये जो है लगभग 7% डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइस है आईओबी का, जो ऑफिस का प्राइसिंग है। तो वो एक आईएफबी के प्राइस में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा ज़रूर नीचे की तरफ, क्योंकि प्राइसिंग जो है वो नीचे की तरफ है। और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं वो शायद ऑफिस को की तरफ जाए। आज नॉन रिटेल है, कल रिटेल सेगमेंट है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। गवर्नमेंट अपना तो सर लिक्विडिटी इंक्रीज कर रही है मार्केट में इनका आईओबी के लिक्विडिटी को, तो वो भी एक फैक्टर है। बट गवर्नमेंट के लिए 1900 करोड़ छोटा सा अमाउंट है, बट मोर देन दैट जो ये एक सिग्नल जाता है कि गवर्नमेंट क्योंकि बैंक्स में काफ़ी ट्रेडिंग हो रही है, पीएसयू बैंक में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो गवर्नमेंट उसको कैश इन करने की भी कोशिश कर रही है कि अपना थोड़ा स्टेक बेचे, जहाँ उसको अपना मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नीचे ले बढ़ाना है, तो वहाँ उन बैंक्स में ऑफिस हम देख रहे हैं। और ये जो 34 रुपीज़ का जो आया है वो 7.5% डिस्काउंट है करंट मार्केट प्राइस से, तो उसका थोड़ा सा असर हम देखेंगे स्टॉक के प्राइस पे। जी सजी सर, एक और शेयर पर आपसे व्यू चाहिए, वो है ओला इलेक्ट्रिक। फाइनेंशियल्स लगातार ख़राब हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कंपनी ने मार्केट शेयर काफ़ी लूज़ किया है। अब इसमें एक डेवलपमेंट ये है कि फाउंडर प्रमोटर ने 260 करोड़ रुपए का एक लोन चुकाने के लिए स्टेक सेल किया है। आपको लगता है कि शेयर में किस तरह से आज कारोबार होता हुआ दिखेगा और करना क्या चाहिए निवेशकों को? देखिए, ओला की परफॉर्मेंस थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं रही है कुछ लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में। डिस्ट्रीब्यूशन का एक इशू रहा है, स्टॉक वैल्यू भी गिरा है इसका, और हमने उसके ऊपर से देखा कि भावेश जो कि ओला के प्रमोटर हैं, उन्होंने अपने स्टेक बेचे हैं। जो स्टेटमेंट जो कंपनी से आया है वो कंपनी बोलता है कि लगभग 4% स्टेक के आसपास बेचा गया है। 260 क्या कहते हैं 260 करोड़ का उनका कुछ पर्सनल लोन था जिसके लिए वो स्टेक बेचा गया था। ये वन ऑफ है और इसके आगे बेचने की उम्मीद नहीं है। और कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक है 34% है, बट ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। हाँ, ये था कि प्लेज शेयर्स थे जिसको निकाला गया है, पर प्लेज शेयर्स को निकालने का एग्जैक्ट कारण जो है वो भी नहीं बताया गया है कि क्या है प्लेज शेयर, क्यों प्लेज किए गए थे शेयर्स को। और ये भी हो सकता है कि मार्केट में अटकलें ये भी है कि ये मार्जिन के वजह से ये शेयर्स निकालने पड़े और ये प्लेज शेयर्स को हटाना पड़ा, तो वो भी एक अटकलें हैं। तो एक इसमें पूरी क्लैरिटी नहीं है कि 260 करोड़ का ये लोन किस लिए लिया गया था प्रमोटर ने, और फाइनली जो बेचा है वो इस प्राइस पे बेचा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है इस स्टॉक पे, क्योंकि एक तो फंडामेंटली भी स्टॉक पे प्रेशर है परफॉर्मेंस को लेते हुए, और दूसरा जो है ये शेयर सेल जो है ये टेक्निकल फैक्टर भी आ जाता है कि प्रमोटर ने ये अपना स्टॉक बेचा इस लेवल पे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। प्रमोटर ने मीन्स कंपनी ने जो कहा है कि इसके आगे कोई शेयर सेल नहीं होगा और कंट्रोल चेंज नहीं होता है और मटेरियल नहीं है, वो सब सही है। बट ये दो फैक्टर जो है वो ओला के शेयर्स के ऊपर प्रेशर हमेशा रखेंगे। एक तो फंडामेंटल है जो कि परफॉर्मेंस का, और दूसरा जो है कि इस दाम पे बेचा है, नीचे के दाम पे बेचा है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ओके, डेफिनेटली ये आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन में भी रहेगा। लेकिन सर, जापान के एक बड़े फाइनेंशियल बैंक और देखिए MUFG, ये श्रीराम फाइनेंस में करीब 20% हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। ऐसे में इस शेयर पर क्या असर दिख सकता है श्रीराम फाइनेंस पर सर? ये काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है मार्केट में कि MUFG जो जापान की बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है वो श्रीराम फाइनेंस में स्टेक लेगी। श्रीराम ने अभी स्टॉक एक्सचेंज में इन्फॉर्म किया है कि फ्राइडे को मतलब 19 तारीख को उनका बोर्ड मीट करेगा फंड रेज करने के लिए। उम्मीद ये है कि लगभग 20% तक का स्टेक जो है MUFG लेगी, और इसका वैल्यूएशन जो होगा $3.5 से $4 बिलियन के आसपास का होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम देखें लास्ट कई
महीनों में हमने काफ़ी जापानीज फॉरेन इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को इंडिया में अपना एक्सपोजर बढ़ाते हुए देखा है। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि ये एक ऑल्सो ये फ्रेश इशू है, ये प्रोमोटर्स अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं, फ्रेश इशू फंड रेज कर रहे हैं, तो ये कैपिटल भी लाता है श्रीराम फाइनेंस को। श्रीराम फाइनेंस बहुत ही कंजर्वेटिव कंपनी है, अगर आप देखें तो ये जो कैपिटल है वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अपना एक्सपेंशन कर पाएगा। 20% स्टेक के आसपास होगा, 19.9% के आसपास कुछ स्टेक रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 19.9% तक वो अपना स्टेक लेके उसको बोर्ड सीट भी मिलेगी। आगे वो कैसे इसको एक्सपैंड करेगा या कितना और इन्वेस्टमेंट आएगा, वो ये जो डिटेल्स हैं वो शायद बोर्ड मीटिंग के बाद पता चलेंगी, क्योंकि एमयूएफजी को कुछ राइट्स भी मिलेंगे बोर्ड पे, और आगे जाके जो उनका जो इंडिया ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वो एमयूएफजी श्रीराम फाइनेंस के थ्रू करेगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोनों ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो स्टॉक पे रखे, ये स्टॉक पे एक नज़र रहनी चाहिए। लोगों का अनुमान था कि शायद ओपन ऑफर आएगा, पर ओपन ऑफर नहीं आएगा इस स्टॉक पे। अगर 20% का ही स्टेक ले रहा है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो शेयर होल्डर्स को रखना पड़ेगा। तो शेयर प्राइस पे देखिएगा किस प्राइस पे हो रहा है, क्योंकि वो प्राइस ऑटोमेटिकली अभी तो डिटरमिन हो गया कि एग्जैक्ट डेट क्या है उसका, तो उसकी वजह से आपको प्राइस पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा करेक्शन शायद आ जाए इस स्टॉक में, क्योंकि इसमें अगर उम्मीद ये थी कि ओपन ऑफर आएगा हायर प्राइस पे, तो ओपन ऑफर नहीं आने वाला है, और ये प्योर इक्विटी इन्फ्यूजन रहेगा श्रीराम फाइनेंस में। सजी सर, आज से देश के सबसे बड़े इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव की शुरुआत भी हो रही है, आप वहां पर मौजूद हैं। बताइए सर कि कौन कौन से बड़े स्पीकर्स होने वाले हैं और इस बार एजेंडा क्या होगा इसका? जी, दिल्ली में हो रहा है 2 दिन का इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है। आज जो शुरुआत होगी फाइनेंस मिनिस्टर्स के की नोट एड्रेस से होगी, 10 बजे के आसपास होगा। हम इसको लाइव दिखाएंगे अपने दोनों चैनल पे, ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश में। इसके अलावा जो है क्योंकि इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है, इसमें काफ़ी आज के डेट में जो इम्पोर्टेंट रेलेवेंट इश्यूज़ हैं उसके बारे में डिस्कस होंगे। जीसीसी के बारे में डिस्कस होगा, एच-1बी वीज़ास के बारे में होगा, क्योंकि इसका थीम जो है जियो इकोनॉमिक्स है। तो इसमें पिछले 1 साल में जितना बड़ा जियो इकोनॉमिक्स या जियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का जो इशू चल रहा है उन सब बारों में डिस्कस होने वाला है। इसमें काफ़ी बड़े लोग आने वाले हैं। IDFC फर्स्ट के MD भी होंगे इसमें, काफ़ी PSU के MDs भी आएंगे, और आगे जाते हुए काफ़ी स्टार्टअप सेशन भी हैं इसके अंदर। तो 2 दिन का है, आज और कल। सुबह 10 बजे से शुरू होगा ये FM की एड्रेस के साथ, और आगे जाके हम नितिन गडकरी को भी सुनेंगे कि वो उनका क्या व्यू है रोड्स हाईवेज वगैरह के लिए, तो वो भी प्रेजेंट होंगे इस आज हमारे इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में। तो उसमें नज़र रखिएगा कि क्या बोलते हैं। और FM जो हैं कल इंश्योरेंस बिल पास हुआ है लोकसभा में, तो उसके बाद यहाँ पर आके वो उनका क्या व्यू है उस पर वो भी बताएंगी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी ऑलमोस्ट क्वारंटीन में चला गया है बजट से पहले। तो एक व्यू अच्छा रहेगा कि FM का फोकस कहाँ पर रहेगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखना पड़ेगा। बिजनेस लीडर, पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट, तमाम बड़े पैनलिस्ट वहाँ पर मौजूद होंगे, और आपके लिए एक बड़े वॉइस को का मौका मिलेगा। पूरा ग्लोबल आउटलुक तो मिलेगा ही, डोमेस्टिक मार्केट के हालात को लेकर भी काफ़ी पिक्चर यहाँ पर साफ होती दिखेगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, और वहाँ से लगातार आपसे अपडेट लेते भी रहेंगे कि इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को लेकर क्या कुछ हो रहा है, और लगातार आप हमारे ईटी नाउ स्वदेश पर वो पूरा अपडेट्स भी और पूरे प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अब प्रभुदास लीलाधर से वैशाली पारिक जी जुड़ गई है। गुड मॉर्निंग मैम। शुरुआत बाजार के आज के माहौल को देखकर बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जिस तरह के क्यूज़ मिल रहे हैं बहुत साफ संकेत नहीं दिख रहे हैं, डेटा भी मिक्स डेटा है, एशियाई बाजारों की भी शुरुआत धीमी है, गिफ्ट निफ्टी से भी कुछ साफ संकेत नहीं दिख रहे हैं।
क्या लग रहा है आज किस तरह की शुरुआत हो सकती है बाजार की? इंडेक्स को लेकर क्या नजरिया है आपका मैम? वेरी गुड मॉर्निंग। हम कई दिनों से देख रहे हैं दैट निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है और साइडवेज मूव है। सो जैसे कि कल का हमने क्लोज देखा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की और संभावना है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हमें ये देखना है 25,550 25,650 लेवल्स, ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है। अगर ये सपोर्ट्स टूटते हैं तो फिर चिंता लायक समस्या हो सकती है। और अगर निफ्टी ने 26,100 को क्रॉस किया तो ट्रेंड बदल सकता है इन फेवर ऑफ द बुल्स। सो फिलहाल मुझे लग रहा है साइडवेज विद अ करेक्टिव बायस, और 25,550 5,650 का एक सपोर्ट पे ध्यान दिया जाए। तो ये तो इंडेक्स लेवल की बात हो गई, लेकिन अगर आज किसी को पर्टिकुलर किसी खास स्टॉक में ट्रेड करना होगा तो आपकी पसंद क्या है? तो देखिए कई दिनों से हम देख रहे हैं दैट ओएमसीज आर डूइंग वेरी वेल। तो ओएमसीज में ध्यान है, कल हमने देखा लैटर पार्ट ऑफ द डे में बीपीसीएल में एक थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही थी। आईओसी ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ में है। सो आई थिंक ये स्टॉक्स मुझे सही लग रहे हैं। बाकी बैंक्स में कुछ कहा नहीं जा सकता। आई थिंक इंट्राडे जैसे दिन की शुरुआत होती है तो हमें पता चलेगा किस में ध्यान दिया जाए। हावेवर कैश काउंटर में अगर हम ध्यान देंगे तो पूरे लॉयड्स ग्रुप में काफी वॉल्यूम और स्ट्रेंथ दिख रही थी। तो जैसे कि लॉयड्स मेटल है, लॉयड्स एंटरप्राइज, लॉयड्स इंजीनियरिंग, ये स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत ही हुआ है, तो मुझे लग रहा है इसमें एक मोमेंटम बन सकता है। ग्रुप की कंपनियों में मोमेंटम बन सकता है। और आज की जो आपकी टॉपिक है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से बीपीसीएल आपको यहाँ पर पसंद आ रहा है। चलिए बाजार खुलने के बाद और भी नए पिक्स भी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी मिताली जैन के पास चलते हैं और समझते हैं कि आज कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको लेकर अहम खबरें हैं। बताइए मिताली, गुड मॉर्निंग, कौन कौन सी खबरें हैं आज? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रखिएगा रडार पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक को कंपनी ने बताया है कि उनको गवर्नमेंट जो है यहाँ पे 3% स्टेक कंपनी में सेल आउट करने वाली है ओएफएस के द्वारा, और फ्लोर प्राइस जो तय की गई है वो है 34 रुपये प्रति शेयर। यानी कल की क्लोजिंग से आप देखें तो करीबन 7.5% से ज़्यादा का डिस्काउंट है यहाँ पे इस फ्लोर प्राइस पर। और यहाँ पे जो 3% का स्टेक है से 2% बेस होने वाला है और एक 1% का एडिशनल ग्रीन शो ऑप्शन भी रखा गया है। अभी ये जो ओएफएस है ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज खुलने वाला है यानी 17 दिसंबर को, और रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें भागीदारी ले पाएंगे कल यानी कि 18 दिसंबर को। तो रखिएगा इसे अपने रडार पर। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो कंपनी के लिए है नेगेटिव खबर, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने कंपनी में करीबन 2 करोड़ 63 लाख के आसपास के शेयर्स है वो कंपनी में सेल कर दिए हैं 34.99 प्रति शेयर के भाव से। और ये कंपनी का अभी ऑल टाइम लो के भाव पे ही चल रहे हैं शेयर उनके। और ये जो स्टेक सेल हुआ है ये कंपनी का जो लोन रीपेमेंट था उसके लिए ये पैसा जुटाया गया है। करीबन 260 करोड़ रुपए का लोन था जिसके लिए ये फंड्स इकट्ठा किए गए हैं। ये ध्यान रखने वाला विषय है कि फाउंडर ग्रुप जो है उनकी होल्डिंग अभी भी कंपनी में करीबन 34% की बरकरार है। एनएलसी इंडिया को भी रखिएगा जो अपने रडार पे। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है। कंपनी की जो सब्सिडरी है एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड, उन्होंने करार किया है लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट एसजेवीएन लिमिटेड के साथ, और ये 200 मेगावाट का विंड पावर एक प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट से बताया जा रहा है कि करीबन 500 मिलियन यूनिट्स एनुअली जनरेट करने की एक्सपेक्टेशंस है। और इस ट्रेंड और ये जो कोलैबोरेशन है इसके कारण दोनों ही कंपनीज का जो आगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ग्लेनमार्क स्पेशलिटी की बात करें तो कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। कंपनी की जो सब्सिडरी है ग्लेनमार्क स्पेशलिटी एसए, उन्होंने एक्सक्लूसिव लाइसेंस कोलैबोरेशन किया है, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया है हंसो फार्मा के साथ। और ये जो करार हुआ है ये है एक 3rd जनरेशन ड्रग बनाने के लिए जिसका उपयोग होगा नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर को क्योर करने के लिए। सारेगामा इंडिया के लिए भी है एक पॉजिटिव खबर। कंपनी को आज रखिएगा अपने रडार पर। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मंजूरी दे दी है एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने की। डील का साइज़ है करीबन 325 करोड़ रुपए का। जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है ये होने वाला है भंसाली प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड में। यहाँ पे वो कंपनी में स्टेक एक्वायर करने वाले हैं करीबन 51% का, जिसके कारण वो म्यूज़िक राइट्स को और ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगे और अपना जो म्यूज़िक लिसनिंग और वीडियो वाला बिजनेस है उसमें और ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। ल्यूपिन लिमिटेड को भी रखिएगा जब अपने फोकस में। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है। उनको एक एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला है यूएस एफडीए से उनकी नागपुर फैसिलिटी के लिए, जिसमें एक सेटिस्फैक्ट्री वॉलंटरी एक्शन क्लासिफिकेशन उन्हें मिला है।
एनबीसीसी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है, उन्हें एक ऑर्डर मिला है करीबन 345 करोड़ रुपए का, तो ये रखिएगा आज अपने फोकस में। ई क्लर्क्स सर्विसेज की बात करें तो कंपनी के लिए मिक्स्ड खबर है। पहले जो उन्होंने बायबैक अनाउंस किया था उसकी अब जो बायबैक की प्राइस थी उसे रिवाइज कर दिया गया है। पहले तय किया गया था 3500 रुपये, अब उसे बढ़ाकर 4800 रुपये कर दिया है। साथ ही जो नंबर ऑफ शेयर्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक होने थे उसे भी कम कर दिया है। पहले करीबन 6,66,000 के आसपास बायबैक होने वाला था, अब उसे कम करके 6,25,000 शेयर्स कर दिया है। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज़ को भी रखेगा फोकस में। कंपनी के बोर्ड ने एक्विजिशन का अप्रूवल दे दिया है। यहाँ पे जो एक्विजिशन होने वाला है वो है करीबन 4.95% इक्विटी स्टेक, और ये एक्विजिशन है NSDL पेमेंट्स बैंक में। डील का साइज़ है करीबन 30 करोड़ के आसपास, और ये जो पार्टनरशिप है ये फ्यूचर रेडी बैंकिंग टेक्नोलॉजीज़ में और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए है। एक्मे सोलर की बात करें तो रखिएगा अपने फोकस पे, क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरी है एक्मे इको क्लीन एनर्जी, उन्होंने कमीशन कर दिया है एक एडिशनल 8 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट गुजरात में, जिसके कारण उनकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो बढ़कर अब 52 मेगावाट हो गई है आउट ऑफ 100 मेगावाट। आईटीसी के लिए भी है एक पॉजिटिव खबर। कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मिस्टर अमिताभ कांत का जो अपॉइंटमेंट है उसे मंजूरी दे दी है। अब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम करने वाले हैं अगले 5 साल के लिए कंपनी के लिए। तो ये थे कुछ तमाम स्टॉक्स जिनको रखना चाहिए आज अपने फोकस में। ठीक है, शुक्रिया मिताली। तो खबरों की लंबी लिस्ट है और एक एक करके इन सभी शेयरों पर हम अपने एक्सपर्ट से राय भी लेंगे, और एक और दिग्गज मेहमान को शो में शामिल करने का समय हो गया है। निमेश ठाकर .com के निमेश ठाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं। बताइए आज आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं और क्या खरीदना है? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी एंड एवरीवन। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा मूव चल रहा है। इवन मार्केट के वीकनेस के अंदर भी कल के सेशन में 2 ऐसे स्टॉक थे जहां पर हम लोगों ने काफी स्ट्रेंथ देखने को मिले। वहीं पर मैं अपनी बाय रिकमेंडेशन देता हूं। पहला जो स्टॉक है वो वेदांता का है। वेदांता का जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। मैं मानता हूं कि वेदांता के अंदर ये मोमेंटम बरकरार रहेगा और ऊपर के अंदर 580 तक के लेवल, 590 तक के लेवल वेदांता के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो वेदांता के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 559 का लगाना है, और 590 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो मेरा रिकमेंडेशन है वो टाइटन का है। टाइटन के अंदर जिस तरह से हम लोग गोल्ड के अंदर एक रैली देख रहे हैं, मैं मानता हूं उसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इम्पैक्ट टाइटन के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। और टाइटन का भी चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो टाइटन के अंदर करंट लेवल से बाय करना है कल के क्लोजिंग प्राइस से। और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस की बात है वो 3,890 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में 4,010 के लेवल टाइटन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक फिलहाल ये मार्केट के अंदर में बाय रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, टाइटन को खरीदने की सलाह है और वेदांता पर भी दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं निमेश जी। 590 के टारगेट। वेदांता हमने देखा था कि NCLT मुंबई से इनके डिमर्जर प्लान को मंजूरी मिली, और अगर आप कल लास्ट के 2 घंटे देखेंगे तो जबरदस्त मूव हमने लोअर लेवल से वेदांता में देखा, और पहली बार ये शेयर 550 रुपए के ऊपर निकला है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इनकी तरफ से निवेश के कमिटमेंट भी आ रहे हैं। पहले ओडिशा में आया, फिर हमने देखा कि राजस्थान में कुछ और ये फर्टिलाइजर प्लांट पर निवेश करने जा रहे हैं। तो वेदांता एक कॉन्ग्लोमरेट और अपने बिजनेस को अगर डिमर्ज करती है तो निश्चित तौर पर वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स के लिए होगा, और उसको लेकर ही हमने कल देखा। आप देखिए लास्ट आवर के ट्रेड में किस तरह के मूवमेंट आए हैं वेदांता के शेयर में। तो ये 2 शेयर हो गए निमेश जी की तरफ से, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। राहुल जी, ओला इलेक्ट्रिक पर भी आपसे राय चाहिए। शुरुआत इससे कर लेते हैं। कल भारी गिरावट हमने देखी शेयर में, करीब करीब 7.5 पौने 8% ये टूट गया, 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास है। और देखिए मल्टीपल इसके लिए नेगेटिव चीजें हैं राहुल सर। फाइनेंशियल्स तो वीक हैं ही, मार्केट शेयर कंपनी लूज कर रही है, कस्टमर्स का भरोसा नहीं है, प्रोमोटर के स्टेक सेल की खबर आई है। हालांकि लोन रीपे करने के लिए उन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा ट्रिम किया है भावेश अग्रवाल ने। आप कैसे देख रहे हैं ओला के निवेशक जो अभी भी हैं वो किस उम्मीद में शेयर में निवेशित रहें? आपकी राय सर। हाय, गुड मॉर्निंग।
आई थिंक ओवरऑल में आप बताया तो हम ऐसा कवर नहीं करते हैं स्टॉक के बारे में, लेकिन आई थिंक थोड़े इनसाइट्स में जरूर दे सकता हूँ जस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स। मेरे ख्याल से आपका बात सही है। आई थिंक कोई भी कंपनी रहता है तो आई थिंक 2-3 थिंग्स, वन इज ऑब्वियसली द मार्केट शेयर घटता हुआ देखने को मिला है स्टॉक के अंदर, वही कारण है हमने स्टॉक के गिरावट भी देखने को मिली है। और जिस तरह से हमने कंपटीशन राइज होते हुए देखा है ओवरऑल इन सेगमेंटों के अंदर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर के हिसाब से, तो वहाँ पे भी एक हमें सेल ऑफ देखने को और एक कारण है जहाँ पे और एक सेल ऑफ देखने को मिला। हालांकि मेरे ख्याल से एक प्राइस पॉइंट ऐसा हो जाएगा कि जहां से मेरे ख्याल से रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलिए कि वो एक थियरी अप्लाई करे, तो मेरे ख्याल से वहां पे रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा इन्वेस्टरों के लिए। पर इफ यू हैव वी हैव अ बेटर चॉइसेस, अगर इन्वेस्टर्स के जो अटके हुए हैं तो मेरे ख्याल से होल्ड करने की मेरी राय रहेगी। बाकी नया मैं लेने की चेष्टा नहीं करूंगा इस स्टॉक के अंदर। नया नहीं लेना है। अगर आप इसमें अटके हैं थोड़ा वेट कर लीजिए, शायद आपको बेहतर प्राइस मिल जाए ओला में आगे चलकर एग्जिट करने के लिए। एनबीसीसी का आज भी शेयर फोकस में रहेगा। हमने देखा था कि 3 सत्र की लगातार तेजी शेयर में हुई थी, हालांकि कल उस पर ब्रेक लगी, लेकिन एक ठीक ठाक ऑर्डर की खबर आई है इनके लिए। 345 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर मिला है हिमाचल प्रदेश में आईआईटी मंडी है उनके कैंपस में कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए, और कांडला एसीजेड से कुछ ऑर्डर मिले हैं इनके लिए। तो ऑर्डर साइज ठीक ठाक है, बट दिक्कत ये है, वैशाली जी आपसे राय जानना चाहेंगे, एनबीसीसी चलेगा लेकिन फिर मतलब अपनी तेजी को बरकरार नहीं रख पाता है, ये चुनौती रही है। आपकी राय एनबीसीसी पर? आज हो सकता है कि थोड़ी सी मोमेंटम देखें शेयर में। ये मुझे पूछ रहे हैं? वैशाली जी आपसे राय चाहिए मैम एनबीसीसी पर। सो एनबीसीसी हम देख रहे कई दिनों से एक्चुअली एक मोमेंटम दिख रहा है और फिर फिजल आउट होता है। सो आई थिंक ऑन नियर टर्म बेसिस 108 का एक सपोर्ट लिया जा सकता है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि इसको 120 को क्रॉस करना आवश्यक है, बिकॉज हम कई दिनों से देख रहे हैं, इनफैक्ट सिंस क्वाइट सम टाइम ये 119 120 पे रेजिस्टेंस जरूर दिखा रहा है। सो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अनुसार एक देखा जा सकता है 105 का स्टॉप लॉस और 118 तक का टारगेट हम देख सकते हैं। 118 तक का टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस एनबीसीसी को लेकर ये राय है। इंडियन ओवरसीज बैंक के ओएफएस में आपको क्या करना चाहिए? कल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी खुल जाएगा। राहुल जी क्या राय है इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर? ओएफएस पर कुछ राय दे, जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर चाह रहे हैं इसमें भाग लेना, क्या ये सही है क्या ये? और डिस्काउंट भी कुछ मिला है, 34 रुपये के आसपास का फ्लोर प्राइस तय हुआ है। आप बताइए आपकी राय क्या है सर इस पर? तो मेरे ख्याल से आई थिंक पीएसयू बैंक्स की बात करें तो मेरे ख्याल से ओवरऑल मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने देखा है माहौल और जिस तरह से वर्किंग देखी है लास्ट 2-2.5 सालों के अंदर, तो नंबर्स मेरे ख्याल से ठीक ठाक आते हुए देखने को मिला है। और एनपीएस पे कंट्रोल आते हुए देखना है, निम्स पे कोई प्रेशर नहीं देखने को मिला है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ओवरऑल पीएसयू बैंक्स एज अ सेक्टर बीच में हमने जरूर देखा था कि एक वैल्यूएशन फ्रंट पे थोड़ा मेरे ख्याल से महंगे हो गए थे, लेकिन अभी आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है कि करेक्शन, तो आई फील दैट ये लेवल पे आई थिंक इन्वेस्टर है को लिया जा सकता है। इन्वेस्टर को किसी को इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आई थिंक लार्जर बैंक्स वुड बी बेटर बैक देन द इंडियन ओवरसीज बैंक। ये राय है आपकी। यहाँ पर आईटीसी को लेकर भी एक आपकी राय चाहिए राहुल जी। आईटीसी को लेकर खबर ये है कि अमिताभ कांत जो पहले पूर्व नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं और यहाँ 5 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, कंपनी ने नियुक्त किया है, बोर्ड की मंजूरी भी मिल गई है। आईटीसी के लिए क्या इसे पॉजिटिव तौर पे देखना चाहिए? क्या सरकार की पॉलिसी के लिए उनके लिए ये लॉबी कर सकते हैं, पिच कर सकते हैं जो कंपनी के हित में हो? तो मेरे ख्याल से वो तो कमेंट करना मुश्किल रहेगा कि सरकार की लॉबी में वो कर सकते हैं कि पिच कर सकते हैं और कि आगे हो सकता है, दैट इज डिफिकल्ट टू मेक अ कमेंट। पर मेरे ख्याल से ऑब्वियसली अ वेलकम मूव इनके जो हिसाब से वो रहे और इनका बैकग्राउंड रहा है।
और ओवरऑल आईटीसी के शेयर की भी बात करें तो मेरे ख्याल से एफएमसीजी स्पेस के अंदर मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ता है इन टर्म्स ऑफ इफ आई कंपेयर टू अदर एफएमसीजी कंपनीज। और जिस तरह से पोस्ट जीएसटी कट मेरे ख्याल से हमें लग रहा है कि और जिस तरह से मैक्रो इम्प्रूव होते देखने को मिल रहा है तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल एफएमसीजी पैक थोड़ा ठीक ठाक हो सकता है। और Q2 के अर्निंग्स में भी हमने देखा था कि वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है सभी एंड प्लस रूरल प्लस अर्बन दोनों सेक्टर के अंदर हमने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो आई थिंक 14 टाइम्स अर्निंग पे मिल रहा है आईटीसी, तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है जिस तरह से भी बाजार है। तो मेरे ख्याल से आईटीसी में डेफिनेटली निवेश किया जा सकता है। ठीक है, आईटीसी को लेकर ये हो गया। एक राय आपसे वैशाली जी, इटर्नल के शेयर पर मैं लेना चाहूँगा क्योंकि इटर्नल हम देख रहे हैं कि थोड़ा रिवर्सल आता है बट जो वीकनेस है ना वो छट नहीं पा रही है। और अब जद्दोजहद ये है कि 200 EMA का लेवल कैसे बचेगा जो कि 277 रुपये का है। कल तेज सेल ऑफ निफ्टी का सेकंड हाईएस्ट लूजर ये रहा इटर्नल, करीब 0.5% की गिरावट के साथ। राय क्या होगी वैशाली जी आपकी इटर्नल में? क्या मतलब थोड़ा पेशेंस के साथ ये जो गिरावट है ये निवेश की अपॉर्चुनिटी है जिसको थोड़ा सा लंबा सोचना हो? आई थिंक इट्स अ वेट एंड वॉच सिनेरियो बिकॉज कल की जो कैंडल बनी है इट इज क्वाइट बेरिश और 270 का एक नियर टर्म सपोर्ट है, तो ये देखना है कि 270 पे ये स्टॉक रुकता है कि नहीं। हालांकि इंडिकेटर्स जरूर ओवरसोल्ड में जा चुके हैं। इवन मैं अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख रही हूँ तो 270 शुड एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। सो ये लेवल में मेक और ब्रेक लेवल है, तो एक थोड़ा सा चांस जरूर ले सकते हैं सपोर्ट लेवल्स के आसपास ताकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक रहे। और अगर ये बाउंस आता है और 320 को क्रॉस करता है देन आई थिंक इट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ मोमेंटम टू सेट इन। सो 270 को ध्यान में रख के खरीदा जा सकता है। ठीक है, 270 के सपोर्ट के साथ चाहे तो आप इटर्नल के शेयर में खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा वैशाली जी की राय है। लेकिन आज रिपोर्ट्स कौन सी हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, डोमेस्टिक और एफआईआई ब्रोकरेजेस, जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ गई हैं। तृप्ति, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन से रिपोर्ट्स पर फोकस होगा बाजार का? बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और आज ब्रोकरेजेस की लिस्ट काफ़ी लंबी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं L&T फाइनेंस के साथ। यहाँ पर सिटी ने अपनी खरीदारी की राय दी है, 330 का टारगेट दिया है जो कि 10% का अपसाइड है कल की क्लोजिंग से। मैनेजमेंट का यहाँ मजबूत डिस्बर्समेंट का भरोसा जता रहे, साथ ही क्रेडिट कॉस्ट सेकेंड हाफ में नॉर्मल की उम्मीद है और निम्स 10 से 10.5% के दायरे में रहेगा। गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर इंडिगो पर अपनी राय रखी है, खरीदारी की राय है, लक्ष्य इन्होंने घटा दिया है, 5700 से घटाकर 5600 का लक्ष्य कर दिया है। मजबूत मार्केट पोजीशन और सबसे कम कॉस्ट स्ट्रक्चर के चलते पॉजिटिव नजरिया इन्होंने दिया इंडिगो पर। और फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस का FY27 और 28 में हम खासा कोई असर यहाँ पर नहीं देखेंगे, जिसके चलते खरीदारी की राय इंडिगो पर। नोमुरा ने IGL पर अपनी राय दी है, न्यूट्रल से अपग्रेड करके खरीदारी की राय इन्होंने कर दी है, लक्ष्य 215 से बढ़ाकर 230 का किया है। शेयर में तेज करेक्शन के बाद रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आकर्षक बना हुआ है और रुपए में कमजोरी का थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर शेयर पर नजर आया। कम टैक्स और ट्रांसमिशन टैरिफ से मार्जिन को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। Q3 में एबिडा मार्जिन 3% सिक्वेंशियल सुधार का ये अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने विशाल मेगा मार्ट पर अपनी राय रखी है, खरीदारी की राय है, लक्ष्य इन्होंने 180 से घटाकर 170 रुपये पर शेयर का कर दिया है। कम थ्रूपुट के मौजूद यहाँ पर साउथ इंडिया में जो विस्तार किया था वहाँ अभी भी ये मुनाफे में मार्केट बना हुआ है। जो क्विक कॉमर्स ऑफरिंग्स है और छोटे स्टोर्स बढ़ाने का इनका फोकस है। साथ ही FY26 से 28 के अर्निंग्स अनुमान में कोई बदलाव यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। HDFC लाइफ पर सिटी ने अपनी राय दी है, यहाँ पर खरीदारी की राय है, लक्ष्य 1000 का दिया है। न्यू बिजनेस मार्जिन पर जो असर पड़ा है वो अब सीमित करने पर कंपनी फोकस कर रही है। साथ ही मैनेजमेंट को मार्च 2026 तक पूरे नुकसान की भरपाई करने की उम्मीद है। नए प्रोडक्ट लॉन्च से रिकवरी को और ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। सिटी ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पर अपनी राय दी है, खरीदारी की राय है, लक्ष्य 870 का दिया है। GST रेट कट के बाद ITC बेनिफिट न मिलने से VNB मार्जिन पर यहाँ पर थोड़ी सी नरमी संभव हो सकती है। डिसबर्समेंट में सुधार से क्रेडिट प्रोटेक्ट बिजनेस में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर ये देख रहे हैं। सिटी ने SBI पर भी अपनी राय दी है, खरीदारी की राय है, लक्ष्य 1110 रुपये पर शेयर का दिया है। मैनेजमेंट ने
से 14% क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस को यहाँ पर दोहराया है। FY26 में रेपो रेट कट के बावजूद निम्स 3% तक रहने का ये भरोसा जता रहे हैं। एसेट क्वालिटी को लेकर पॉजिटिव आउटलुक के साथ ही किसी भी सेगमेंट में असामान्य स्ट्रेस यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते सिटी ने खरीदारी की राय SBI पर दी है। PB फिनटेक पर भी सिटी ने अपनी राय दी। खरीदारी की राय है, लक्ष्य 2225 रुपये पर शेयर का दिया है। स्ट्रीट को कंपनी की यील्ड्स को लेकर अभी यहाँ पर चिंताएं बनी हुई है। हालिया चिंताएं इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल की संभावना से जुड़ी हुई है, जिसके चलते खरीदारी की राय यहाँ पर सिटी ने दी है PB फिनटेक पर। जी ठीक है, ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे रिपोर्ट्स बताने के लिए। राय जरा SBI की शेयर पर लेते हैं और सिटी की जो रिपोर्ट है खरीदारी की है और लक्ष्य 1110 रुपये का। मैनेजमेंट ने जो 12 से 14% का जो क्रेडिट ग्रोथ का जो गाइडेंस है उसको जो दोहराया है, उसको लेकर जो सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और एसेट क्वालिटी को लेकर भी आउटलुक उनको पॉजिटिव लग रहा है SBI के। SBI थोड़ा समय हो गया जब हमने देखा था कि 999 999 का लेवल इसने छुआ था, रिकॉर्ड हाई बनाया था SBI ने। उसके बाद एक रेंज में ही है, हालांकि 950 के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है और वहां से शेयर थोड़ी सी चलने की कोशिश जरूर करता है। SBI को लेकर निमेश जी आपका व्यू, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है चार्ट का और जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, SBI में इतनी खास वोलेटिलिटी हम लोग देख नहीं रहे हैं। मैं मानता हूं कि यहाँ से डेफिनेटली अगर मार्केट को एक सपोर्ट लेके रिकवरी होती है तो PSU बैंक्स जो अच्छा रनअप दे रहे हैं, मोमेंटम बरकरार रहेगा। अभी कोई ऐसे मेजर ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल नहीं मिले हैं, तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली ये जो करेक्शन है 999 से अभी 960 तक का, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस है वो 945 लगा सकते हैं और ऊपर में मैं मानता हूं कि स्टॉक के अंदर 1020 1050 तक के लेवल मीडियम टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। स्टेट बैंक को लेकर ये व्यू, 1000 रुपए से ऊपर के टारगेट देख रहे हैं निमेश जी। PB फिनटेक कल वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा, गिरावट रही करीब करीब 6% के आसपास की, क्योंकि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में ऐसे प्रस्ताव हैं कि जो एजेंट के जो कमीशंस हैं उनको कैप किया जाएगा। तो ये नेगेटिव है, क्योंकि पॉलिसी बाजार आप कह सकते हैं कि एज एजेंट ही ये कंपनी ऑपरेट करती है और इसके चलते हमने शेयर की कल पिटाई होते हुए देखी। राहुल जी, आपको लगता है कि फर्दर यहां से शेयर में गिरावट हो सकती है PB फिनटेक की? क्या राय होगी आपकी? तो आई थिंक हम देखें तो आपने जो पॉइंट आउट किया इसके लिए डेफिनेटली वही रीजन के कारण हमने देखा कि स्टॉक के अंदर कल गिरावट देखने को मिली है। पर दो चीज है, एक है ऑब्वियसली गिर सकते, थोड़ा रिस्क रह सकता है 4-5% का, बट आई थिंक मोर और लेस फिर संभल जा सकता है स्टॉक के अंदर। जिस तरह से हमने देखा है कि प्लेटफॉर्म स्टॉक्स के अंदर ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है और ओवरऑल सेक्टर मेरे ख्याल से पॉइज्ड है। तो बात करें तो PB फिनटेक भी आई थिंक वर्चुअली मेरे ख्याल से दूसरा कोई प्लेयर लिस्टेड एंटिटी में नहीं देखने को मिल रहा है। तो माय सेंस इज यू माइट सी सम करेक्शन, पर ये अपॉर्चुनिटी रहेगी इन्वेस्टरों के लिए, ये जो ऐसे स्टॉक्स के अंदर निवेश करने के लिए अगर सेल ऑफ होता है तो। ठीक है, PB फिनटेक को लेकर ये भी हो गया। राहुल जी, इटर्नल को तो हमने टूटते हुए देखा, यानी कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म वाले शेयर तो कमजोर हुए, लेकिन जो रेस्टोरेंट वाले जो शेयर हैं, आप देखिए जुबिलेंट फूड कल 3.5% टूटा। इसके अलावा वेस्ट लाइफ फूड हम देख रहे हैं कि वो भी 52 हफ्ते के निचले स्तर पर है। देवयानी हो गया, सफायर हो गया, ये जितने भी रेस्टोरेंट चेन वाली कंपनीज हैं, बाजार में तो ठीक है पैसे थोड़े बूढ़े तो बने ही हैं, साल भर में 10% तो बने ही हैं, लेकिन ये सारे के सारे शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर जाकर कारोबार कर रहे हैं। आप बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो निवेशक हैं, क्या एग्जिट ले ले या फिर आपको लगता है कि शेयर थम जाएंगे? मेरे ख्याल से QSR स्पेस के अंदर हमने देखा है कि लास्ट 1 साल नहीं, लास्ट 2-2.5 साल से हमने सेल ऑफ ही देखा है कंटिन्यूअसली। ये सभी स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन का भी कंफर्ट नहीं था ये सब में। एक था पहले के ग्रोथ था, सेम स्टोर ग्रोथ के कारण वहां पे अपने वैल्यूएशंस में और ग्रोथ के कारण हमने देखा है कि थोड़े वैल्यूएशंस महंगे आते हुए देखने को मिला। सिमिलरली अभी ये सभी स्टॉक के अंदर हमने देखा है पोस्ट स्विगी एंड जोमैटो का जो डोमिनेंट एज अ प्लेयर अक्रॉस द कंट्री देखने को मिला है, तो तब से ये दोनों ये सभी QSR स्पेस के अंदर मेरे ख्याल से सेल ऑफ देखने को मिला।
तो आई फील दैट अब स्टिल अभी रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड कई स्टॉक के अंदर डेफिनेटली मेरे ख्याल से एक वैल्यू प्ले, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव स्टिल अभी किसी को खेलना ही है इस स्पेस के अंदर, देन आई वुड स्टिल रेकमेंड टू गो ऑन अ प्लेटफॉर्म स्टॉक्स लाइक स्विगी एंड इटर्नल rather than this. चलिए, तो देवयानी इंटरनेशनल को लेकर भी और बाकी ओवरऑल इस सेगमेंट को लेकर भी आपने अपनी राय दे दी है। चलिए, कुछ फार्मा स्टॉक्स की बात करते हैं। ल्यूपिन से शुरुआत करते हैं। ल्यूपिन को यूएसएफडीए से नागपुर प्लांट के लिए EIR जारी हो गया है, जिसे हम एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी कहते हैं। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव रिपोर्ट होती है जब ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, उसके बाद जब वो चीज़ें ठीक कर ली जाती है, उसके बाद EIR जारी किया जाता है। ल्यूपिन को लेकर वैशाली मैम क्या राय है आपकी? आई थिंक एक्चुअली फार्मा सेक्टर ऑन द होल थोड़ा ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, और खास करके लुपिन की बात करें तो ये भी एक स्लो एंड स्टेडी एक ट्रेंड में आ चुका है। सो नियर टर्म पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगी 2050 का सपोर्ट है, और 2100 को क्रॉस करके ये स्टॉक अगर टिकता है, टू बी प्रिसाइज 2130 2150, तो आई थिंक ये एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो सकता है गोइंग टुवर्ड्स 2200 2350। सो फिलहाल शॉर्ट टर्म के नजरिए से 2050 का सपोर्ट और 2150 का टारगेट। तो ल्यूपिन खरीदारी की राय यहाँ पर वैशाली जी की तरफ से आ रही है। ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर भी खबर है कि कंपनी की सब्सिडियरी का जियांशु हनोज फार्मा के साथ करार हुआ है, और ये एक्सक्लूसिव लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये करार किया गया है। ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर क्या राय है निमेश जी आपकी? आप बताइए, ग्लेनमार्क फार्मा पे क्या करना चाहिए आज? देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा जिस तरह से स्ट्रक्चर है, स्टॉक ने 100 डेज की मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करके थोड़ा रिकवरी देने का जो है वो एफर्ट कर रहा है। हालांकि वॉल्यूम के खास कोई जो है इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है। एक रेंज बाउंड कारोबार कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ऊपर की तरफ स्टॉक में जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है वो 1990 2000 का लेवल का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक ये 2000 के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं होता है तब तक कोई बड़ी रैली आ जाएगी ऐसे चांसेस नहीं है। तो मेरा मानना है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर नीचे की तरफ 1900 के आसपास 1900 के लेवल के आसपास मिलता है तो गुड एंट्री पॉइंट बन सकता है, और इधर आपको 2000 के ऊपर अगर बंद होता है तो उसके बाद स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की राय है। वेट एंड वॉच करें। 1900 के आसपास मिलता है तो अच्छा लेवल होगा एंट्री का। अदरवाइज अगर 1990 से 2000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है फिर वहां से नई खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर आपको राय दिलवाएंगे, फिर प्री ओपनिंग की तरफ भी बढ़ेंगे, किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं, फिर चर्चा होगी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। स्वागत है आपके टेनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ में अभिषेक सत्यवर्तम, और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विश्व, और 3 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। फंडामेंटली आपको गाइड कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह, और आपको टेक्निकल समझा रहे हैं निमेश ठाकर, और प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख। चलिए, शो को आगे बढ़ाते हैं। आज संकेत थोड़े से नरम हैं। कल हमने गिरावट देखी है बाजार में, 25,900 का लेवल टूटा है। मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं, रुपए की कमजोरी, एफआईज की बिकवाली, थोड़ा लिक्विडिटी को लेकर संकट लगातार, आईपीओस के चलते। देखते हैं कि आज बाजार की चाल क्या होती है। थोड़ी से नरम शुरुआत के संकेत गिफ्ट निफ्टी दे तो रहा है, और उस पर हम व्यू भी ले रहे थे, लेकिन खबरों की संख्या ढेर सारी है, और ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें एक्शन ज्यादा बड़ा है, और उन पर हम कर रहे हैं चर्चा। राहुल जी, यहां से अब आगे जाते हुए अगले मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीने तक कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर होंगे थोड़े फोकस में रहेंगे बजट के चलते। एनसीसी हमने देखा कि लगातार ये गिरावट का शिकार हुआ है। 52 हफ्ते के निचले स्तर पर शेयर है। हालांकि ऑर्डर तो ठीक ठाक है, और अगर हम शेयर की बात करें, वैल्यूएशंस वगैरह भी काफी चीप दिखाई देंगे। आपकी राय क्या होगी एनसीसी को लेकर? सो आई थिंक हम देखें कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ प्ले देखें तो सभी कंपनीज के अंदर हमने देखा है कि सेल ऑफ एक तो देखा ही है। मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेडिंग एट क्लोजर टू 52 वीक लो, और दे हैव अंडर परफॉर्म्ड। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 चैलेंजेस है। एक है, मेरे ख्याल से ग्रोथ आता हुआ नहीं देखने को मिला है हमने ये सभी कंपनीज के अंदर, और मार्केट वैल्यूएशंस और पी देता है ग्रोथ का। तो हमने लास्ट 3-4 क्वार्टर में हमने निराशाजनक देखे हैं। इस यही रिफ्लेक्शन है प्राइस के अंदर कि हम देखें कि
52 वीक हाई से कंपेयर करें तो एनसीसी का शेयर गिरता हुआ देखने को मिला है। तो हमें लगता है, आई थिंक एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, कि यूजुअली लास्ट क्वार्टर के अंदर ये सभी स्टॉक्स के अंदर, कैपकोज, इंफ्रा प्ले के अंदर थोड़ा मोमेंटम बिल्ड होता है, ऑर्डर बुक भी लास्ट क्वार्टर में देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मोमेंटम रह सकता है इस स्टॉक के अंदर। पर ये क्षेत्र के अंदर अगर आपको खेलना है तो और जिस तरह से मार्केट हम देख रहे हैं, तो लार्ज कैप के तेजी स्टॉक्स में फोकस रहेगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि लार्सन टुब्रो या ये स्टॉक लिया जा सकता है। यहाँ से 15% का ग्रोथ वो स्टॉक के अंदर मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी पर आप फोकस करके चलिए। ये है राहुल जी का पसंदीदा शेयर। यहाँ पर आपको बेहतर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। सारेगामा इंडिया, वैसे तो हम शेयर की ज़्यादा चर्चा करते नहीं हैं अपने रूटीन में, लेकिन आज इसके लिए खबर है। और खबर ये कि भंसाली प्रोडक्शंस में इन्होंने 325 करोड़ रुपए का निवेश किया है और 51% तक हिस्सेदारी लेने की योजना है। 51% हिस्सा, यानी कि एक तरह से मुख्य प्रमोटर ही सारेगामा इंडिया हो जाएगी। हालांकि अगर हम शेयर के प्रदर्शन को देखेंगे तो ईयर टू डेट लगभग 20% के आसपास की गिरावट है सारेगामा इंडिया के शेयर में। राय क्या होगी आपकी वैशाली जी सारेगामा इंडिया को लेकर? सारेगामा आई थिंक काफी टाइम से यही लेवल पे चल रहा है। आई डोंट थिंक देयर इज मच टू टॉक अबाउट, बट जिस तरह से मैं इंडिकेटर्स देख रही हूँ, आई थिंक बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है अगर ये 385 390 के ऊपर सस्टेन करता है। तो आई थिंक ये एक फर्दर ऑन 400 410 के तक जा सकता है। एक्चुअल स्ट्रेंथ दिखेगी ओनली अगर ये स्टॉक 410 के ऊपर जाता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट फर्दर ऑन बाउंस आ सकता है अराउंड 440 460 तक। सो टिल देन आई थिंक जस्ट साइडवेज अटेम्प्ट हो रहा है बाउंस बैक के लिए। चलिए सारेगामा यहाँ पर देखते हैं किस तरीके का एक्शन रहता है। कम से कम प्री ओपन में तो स्टॉक का हरे निशान में ही शुरुआत की तैयारी दे रहा है और जी हाँ, न्यूज़ फ्लो भी पॉजिटिव है। पर आज इंश्योरेंस स्पेस से पीबी फिनटेक पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि देखिए कल जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर लगाई जा रही थी कि किस तरीके से जो है कमिश्निंग ये सभी इंश्योरेंस प्लेयर्स की डिफ़ाइन होती है। और आज सिटी की जो रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय के साथ 2225 के टारगेट्स दे रहे हैं और अगले 90 दिन के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच, यानी अगले 90 दिन में स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, ऐसी उनकी उम्मीद है। और देखते हैं कि पीबी फिनटेक आज के सत्र में रिकवर करता है या नहीं, क्योंकि कल लगभग 6% की गिरावट भी थी एक समय पे। इसके अलावा आज केन्स टेक पर भी जो है फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केन्स सेमीकॉन ने जो है टाई अप किया है एओआई इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही मित्सुई के साथ। देखिए जिस तरीके से हम जानते हैं कि एक ग्लोबल प्लेयर है और हाल फिलहाल केन्स टेक की पिटाई भी भरपूर हुई है। अब ऐसे में कुछ ऐसी न्यूज़ फ्लो आना, पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स, पॉजिटिव टाई अप्स आना, ये जो है अच्छा ही देखा जाएगा। पर निमेश, एक बार आपका व्यू केन्स टेक पे। देखिए भारी गिरावट का शिकार ज़रूर हुआ है तमाम, इस पे हमने एक्शन होते हुए देखा है, बट आपकी क्या राय है, स्टॉक और कितना रिकवर कर सकता है? देखिए सृष्टि, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है स्टॉक के अंदर, काफी वोलेटिलिटी पिछले साल में हमें देखने को मिली है। इससे पहले भी 3900 के लेवल के आसपास स्टॉक में करेक्ट हुआ था और वहां से पूरा रिकवर करके 7500 तक के हाई बनाया। मैं मानता हूं कि जिस तरह से स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास है, हालांकि कोई ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, बट ऊपर के अंदर मैं मानता हूं कि जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, 4500 का लेवल है, अगर 4500 के लेवल के ऊपर निकलता है तो मैं मानता हूं कि यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो ऊपर के अंदर 4900 तक के लेवल तक दिखाई सकता है। बट फिलहाल जब तक ये 4500 के ऊपर बंद नहीं आता है, मेरी राय यही बनेगी कि अभी फिलहाल थोड़ा अवॉइड करके चलिए, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल नहीं मिलता है तब तक। तो अभी तो अवॉइड है, 4500 के ऊपर अगर बंद आता है तो हम लोग जो है वो बाई का प्लान कर सकते हैं, बट फिलहाल अवॉइड की राय है। तो चलिए फिलहाल अवॉइड की ही राय है केन्स टेक पे। वहाँ पर प्री ओपन में लगभग 2% की तेज़ी के साथ स्टॉक शुरुआत कर रहा है। बट इसी के साथ राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हमसे चर्चा भी की।
और इस बीच कमोडिटी मार्केट से जुड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट आप देखिए, चांदी में धुआंधार तेजी है। आज फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पे चांदी आती हुई लगभग 4% का उछाल जो है आप खुलते ही चांदी पर देख रहे हैं $65 के भी पार निकलता हुआ। और अगर घरेलू बाजार में देखें तो 2,05,000 के भी ऊपर निकलता हुआ 1 किलो चांदी। और किस तरीके का ज़बरदस्त एक्शन आप देखेंगे। हाल फिलहाल पिछले हफ्ते वॉलेटाइल ज़रूर रही चांदी, बट अब फिर से चाल पकड़ती हुई ऊपर की तरफ। और विश्व मोहन जी लगातार बता भी रहे हैं कि अगर आपको चांदी में ट्रेड करना है तो बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ जो है आप उसके कहीं ना कहीं तैयार रहिए। दोनों साइड के जो मूव्स दिखेंगे वो काफ़ी बड़े रहेंगे और उसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए अगर आप चांदी में कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो। पर जी हाँ, चांदी से रिलेटेड कई सारे स्टॉक्स भी जो है लगातार फोकस में रहते हैं। आज देखते हैं उनमें किस तरीके का रिकवरी होती है या फिर मोमेंटम वो कैचअप करते हैं। बताइए, कुछ और काउंटर्स पे चर्चा करते हैं। और कहीं ना कहीं हाल फिलहाल पूरी जो PSU बैंकिंग की थीम है, यानी माफ़ कीजिएगा PSU काउंटर्स की थीम है, वो एक बैक सीट ले रही है। ना ही हम एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं PFC, REC ऐसे काउंटर्स में। कोल इंडिया, इन सभी काउंटर्स में कुछ खास न्यूज़ फ्लो भी नहीं आ रहा है। बट कोल इंडिया की खास तौर से एक बार बात करना चाहूँगी क्योंकि ये स्टॉक में थोड़ा बहुत मोमेंटम बीच में पकड़ा था पर फिर भी फिजल आउट हो रहा है, बट एक टाइट रेंज में ही है ये। वैशाली जी, आपका क्या मानना है? क्योंकि मैं तो देख पा रही हूँ, देखिए काफ़ी समय हो गया, 6 से 7 महीने इसने बता दिए 370 400 के बैंड में। क्या लगता है आपको कब निकलेगा ये उससे पार? तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यू राइटली सेड कि ये स्टॉक एकदम साइडवेज मूव में ही है, कुछ रिटर्न्स दिए ही नहीं है। बट ये स्टॉक को जरूरी है दैट इट सस्टेन्स अबाउट 395-400 लेवल्स। अनलेस एंड अनटिल ऐसा होता है, आई थिंक ये स्टॉक में कुछ व्यू नहीं बना सकते। इट्स जस्ट अ कंसोलिडेशन। 395-400 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 420-430 तक फर्दर मूव दे सकता है। सो टिल देन नथिंग मच रियली। चलिए, एक अवॉइड की कैटेगरी में कोल इंडिया को डालते हुए, पर आइए अब स्वागत करते हैं हमारे एक और खास मेहमान का। सौमिल हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। सौमिल, वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट्स में फिलहाल तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, एक शुरुआत की ही तैयारी करते हुए भारतीय बाजार, बट यहाँ पर आपका क्या व्यू है एक बार क्विकली वो बता दीजिए और साथ ही अपनी स्टॉक कॉल्स भी दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। व्यू पॉजिटिव रहेगा, मुझे लगता है यहाँ से मार्केट फिर से अराउंड 25,800 25,830 के आसपास एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ ही रुक करेगा। सो व्यू पॉजिटिव है इन द वेरी शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म आउटलुक। क्रूशल जो सपोर्ट जोन है वो 25,700 25,600 के आसपास का है, तो ये जोन मुझे नहीं लगता कि नीचे की तरफ टूटेगा। ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइंस की आप स्ट्रैटेजी रखें। इन द वेरी शॉर्ट टर्म 26,200 26,300 के टारगेट्स हैं और मुझे लगता है कि अगर ये ऑल टाइम हाई फिर से ऊपर की तरफ टूटता है तो एक नई रैली शुरू हो सकती है टिल 26,700 800 का। दैट इज द मीडियम टर्म आउटलुक एंड टारगेट। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी अगेन इन द वेरी स्मॉल रेंज and the support would be around 40 daily exponential moving average which is 58,560। ये लेवल बहुत ही क्रूशल है, मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे बैंक निफ्टी जाएगा। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें और ये जो फ्लैग पैटर्न है, ये जो कंसोलिडेशन है, मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा फॉर अ टारगेट ऑफ above 60,500 plus। So bullish on both the indices, buy on decline should be the strategy। लाइन की स्ट्रेटजी के साथ इंडेक्स लेवल पे काम करना है। लेकिन स्वामी जी, एक एक्सिस बैंक पे राय दे दीजिए। कल बहुत तेज गिरावट दिखी थी, मैनेजमेंट की कमेंट्री NIM को लेकर जो चिंता थी वो भी यहाँ पर दबाव बनाने का काम किया। एक तो एक्सिस पे राय और दूसरी आपकी पिक क्या है? This पे I'm not very bearish at this point of time in the medium term outlook। शॉर्ट टर्म में हमने बहुत ही शार्प करेक्शन देखा, 5% का कल का करेक्शन देखा। द कैंडल वाज बिग और यहाँ पे जो क्रूशियल लेवल्स है वो 1200 के आसपास के लेवल्स है और दूसरा एक लेवल है 1170 विच इज 200 डेली मूविंग एवरेज। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक उसके नीचे जाएगा, बट हाउएवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अवॉइड करें और यहाँ पे नीचे में एक बार रिविजिट करके बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं हम, लेकिन इस समय अवॉइड करें। माय पिक्स, मेरे जो 2 पिक्स है इस समय, दैट इज भारती एयरटेल एंड टाइटन। भारती एयरटेल में अगेन
कुछ समय से थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है, मुझे लगता है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे और हाई टॉप हाई बॉटम वापस से बनना शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस रहेगा 2070 का और टारगेट रहेगा 2175। द सेकेंड स्टॉक इज टाइटन, अगेन अ ग्रेट स्टॉक, लार्ज कैप, मैं ज्यादा लार्ज कैप पे फोकस कर रहा हूँ, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ इस समय और दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो टाइटन वुड बी माय पिक। टाइटन में ऑलरेडी एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड चल रहा है, कुछ समय से थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, वो ऊपर की तरफ टूटते हुए नजर आ रहा है। सो स्टॉप लॉस वुड बी 3828 और टारगेट रहेगा 4250। 250 के टारगेट के लिए टाइटन, 2175 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल, दो आपकी टॉपिक है। लेकिन अब फटाफट से अपने सहयोगी अशेषा के पास चलते हैं और समझ लेते हैं आज 9 के 9 रत्न क्या है। बताइए अशेषा, कौन सी लिस्ट में कौन कौन से वो 9 स्टॉक शामिल हैं आज? बिल्कुल विश्व मोहन, तो 9 के नवरत्न में सबसे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करेंगे, जहां पर गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, 2% हिस्सेदारी बेचेगी। ग्रीन शू ऑप्शन एडिशनल 1% होगा, तो टोटल शायद 3% तक की हिस्सेदारी गवर्नमेंट बेचेगी, जिसके चलते प्री ओपन में ऑलरेडी स्टॉक 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। इसके अलावा बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की, जहां पर प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, फाउंडर प्रमोटर भावेश अग्रवाल ने, 260 करोड़ की उनकी लोन रीपे करने के लिए उन्होंने प्लेज घटाई और इसी के चलते उन्होंने शेयर्स बेचे हैं। आधे % की तेज़ी के साथ स्टॉक आज प्री ओपन में खुलता हुआ नजर आया है। ग्लेनमार्क फार्मा, जहां पर कंपनी का एक ग्लोबल कंपनी के साथ करार किया है, यहां पर एक्सक्लूसिव लाइसेंस, सहयोग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये करार कंपनी ने किया, तो आधे % की तेज़ी ग्लेनमार्क फार्मा पर भी इस खबर के दम पर निकल कर आई है। इसके अलावा बात करेंगे सारेगामा इंडिया की, जहां पर भंसाली प्रोडक्शन ने 325 करोड़ का निवेश सारेगामा ने भंसाली प्रोडक्शन में किया है, तो 1.5% की तेज़ी इस खबर के दम पर इस स्टॉक में भी निकल कर आई है। लुपिन इंडिया, जहां पर US FDA को नागपुर प्लांट के लिए EIR एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है। NBCC को करीब 350 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, तो NBCC इस स्टॉक पर भी पॉजिटिव न्यूज़ के दम पर आज एक्शन नज़र आ सकता है। इसके अलावा ईक्लर्क्स सर्विसेज, जहां पर शेयर बायबैक का प्राइस जो पहले 4,500 रुपये प्रति शेयर था, उसे बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति शेयर कर दिया है और इसी के चलते जो संख्या थी उसे भी घटाई गई है। स्टॉक प्री ओपन में 1% ऊपर। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले IGL यानी इंद्रप्रस्था गैस की बात करते हैं। नोमुरा की रिपोर्ट आई है, उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी राय दी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 230 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि स्टॉक ने हाल फिलहाल में काफ़ी अंडर परफॉर्म कर दिया है, सब कुछ प्राइस्ड इन है। पॉजिटिव खबर, स्टॉक 3% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन पर भी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय, टारगेट जो 5,700 था उसे घटाकर 5,600 का कर दिया है। उनका मानना है कि विंटर सीजन में 10% स्टॉक कटौती के चलते रेगुलेटरी आदेश का पालन करेगी, जिसके चलते कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर, ऑर्डर विंस के दम पर और OFS के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। ठीक है, ये राय होगी आपके लिए। ये 9 के 9 रत्न शेयर हो गए, 9 शेयर जो आज आपके रडार पर होनी चाहिए। एक राय सोमिल जी आपसे मैं इंटरग्लोब एविएशन की शेयर पर लेना चाहूँगा, फटाफट आप क्विकली राय दीजिएगा। 5,000 रुपये के आसपास के भाव ब्रोकरेजेस पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। पहले मॉर्गन स्टैनली की हमने रिपोर्ट देखी, इलारा की भी एक रिपोर्ट आई थी, अब एक और रिपोर्ट आ गई है और लगातार पॉजिटिविटी बिल्ड हो रही है। किसी को अगर थोड़ा समय देके खरीदना हो, क्या अभी खरीद लें या फिर वेट कर लें इनके नंबर्स आने का? इस समय कुछ बहुत ही क्रूशियल लेवल्स नीचे टूटे हैं। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है हर एक टाइम फ्रेम पे। आई वुड नॉट रिकमेंड कि यहाँ पर हमें यहाँ पे हाथ डालना चाहिए। इट्स अ फॉलिंग नाइफ इस समय, और मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड इस समय रुकेगा। क्रूशियल लेवल्स अराउंड 4,650 के आसपास है, जहां से सपोर्ट लेके फिर से एक बाउंस मिला है और ये जो बाउंस है मुझे लगता है कि 5,100 5,200 तक जा सकता है, लेकिन आई वुड कंसिडर दिस ओनली अ बाउंस एंड नॉट अ रिवर्सल इन द ट्रेंड। तो जब तक एक ट्रेंड का रिवर्सल नहीं नजर आता तब तक इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए फॉर अ फ्रेश बाइंग। ठीक है, जब तक ट्रेंड रिवर्सल ना हो आप दूर रहिए। फॉलिंग नाइफ की तरह रहा है, थोड़ा सा संभला है, बहुत सारे लोगों के हाथ
कटे होंगे ये फॉलिंग नाइफ पकड़ने में। लेकिन 4999 5,000 रुपये के आसपास से शेयर, देखते हैं कि कितना संभलता है। लेकिन एक हैंगओवर रहेगा जब तक इसके नंबर्स नहीं आते ना, और नतीजों के बाद एक झटका हम देखेंगे। लेकिन बाजार देखिए जैसे कि उम्मीद थी उससे थोड़ा बेहतर शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी जो खुला है करीब करीब 40 अंक ऊपर खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया, और निफ्टी बैंक की जो तेजी रह गई है वो रह गई है अब 60 अंकों की तेजी को गवा के लाल निशान हरे निशान में जूझ रहा है। तो अभी बाजार शुरुआत में दिशा की तलाश करता हुआ, और निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में 11 अंकों की गेंस, निफ्टी बैंक नेगेटिव टेरिटरी में, और जो शुरुआत में जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो है बेहतर, वो है तेजी के पक्ष में। 1046 शेयर ऊपर है, 873 शेयर आपको दिखाएंगे नीचे। सेंसेक्स है लाल निशान में, निफ्टी है हरे निशान में। देखते हैं कि बाजार की चाल क्या होती है। वैसे निफ्टी भी गेंस कितने हैं, 1 से 1.5 अंकों की। अब निफ्टी भी आपको लाल निशान में आता हुआ दिखाई देगा। तो बाजार में आज एक्शन कहां है, आज वो जरा देख लेते हैं। निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है आज SBI हिंडाल्को से। एक्सिस बैंक कल पिटा, आज थोड़ा संभालने की कोशिश। कल हमने देखा था कि इटर्नल भी पिटा, आज हल्की सी बाइंग वहां पर लौट के आई है। भारतीय टेल कल चला था, आज फिर से तेजी है भारतीय एयरटेल के शेयर में करीब आधे % के आसपास की। तो यहां से थोड़ी पॉजिटिविटी है भारतीय एयरटेल के लिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि श्रीराम फाइनेंस हो गया, ये ऊपर है। आयशर में थोड़ी बाइंग हो रही है, TCS से हल्का सा सपोर्ट है। तो ये कुछ शेयर हैं जो सपोर्ट देने काम कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस से टॉप गेनर करीब 2% के गेंस, और इकलौता शेयर है जहां पर 1% से ज्यादा की मजबूती हम देख रहे हैं। SBI थोड़ा इंचअप कर रहा, ऊपर थोड़ा जा रहा है, लगभग 1% के आसपास की तेजी SBI में हो गई है। लेकिन जहां पर कमजोरी है आप देखिए, लाइफ में कमजोरी है करीब 0.25% की। ICICI बैंक, HDFC बैंक कमजोर है, ये बाजार को थोड़ा परेशान करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ निफ्टी बैंक नहीं, ये तो निफ्टी पर भी दबाव बनाते हैं क्योंकि वेटेज इनका बहुत अच्छा खासा है। LNT में हल्की सी कमजोरी दिग्गजों में। तो ये कुछ शेयर से जहां से आज थोड़ी सी गिरावट है। और ONGC जो कि क्रूड हमने देख रहे हैं कि $60 के नीचे आ गया है ब्रेंट क्रूड। तो जो अपस्ट्रीम जो कंपनी जो एक्सप्लोरेशन जो करती हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए थोड़ी नेगेटिव चीज़ है। तो ONGC आपको दबाव में दिखाई देगा। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर एक्शन है। निफ्टी की जो तेजी है फिलहाल 28 अंकों के आसपास की दिखाई देगी। निफ्टी बैंक जो है आपको 40 अंक नीचे दिखाई देगा। तो डाइवर्जन थोड़ा दिखाई दे रहा है। और इसकी वजह यह है कि ICICI बैंक और HDFC बैंक आज गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। वायदा में लोढ़ा में थोड़ी सी बाइंग आई है 1% ऊपर, ये शेयर है। लुपिन करीब 1.5% ऊपर आपको दिखेगा। CG पावर 1% ऊपर है। आयशर 1% ऊपर है। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 1% की तेजी पर हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। एक बार जरा देखते हैं कि निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स की स्थिति क्या है। ये 2 शेयर तो हैं कमजोर, HDFC और ICICI। लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इंडसइंड और फेडरल ये भी थोड़ी नरमी के संकेत दे रहे हैं। सरकारी बैंकों में मोमेंटम लौटा है। SBI के साथ साथ हम देख रहे हैं कि BOB, PNB ये शेयर आपको करीब आधे % की गेंस पर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक्सिस बैंक थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है कल की तेज सेल ऑफ के बाद, लेकिन 1% से भी कम की तेजी आज के सत्र में हमें दिखाई दे रही है। इंडाइसिस जरा चेक करते हैं कि सपोर्ट कहां से है। तो सरकारी बैंकों से थोड़ा सपोर्ट आज है। मेटल में बाइंग है। रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस में, ऑटो में सिलेक्टिव बाइंग आज के सत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन डिफेंस, प्राइवेट बैंक, पावर ये कुछ एरियाज हैं जहां पर आज बाजार में हम वीकनेस देख रहे हैं। बड़े मूवर्स कौन से हैं आज के, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो जो तेजी वाला जो शेयर है MGL IGL में करीब 2-2.5% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। IGL को लेकर ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी अच्छी आई थी। कुछ टैरिफ में रिवीजन की भी खबरें हैं। AB रियल एस्टेट में करीब 2% की तेजी है। हिंदुस्तान जिंक में 2% की तेजी, ये तो लगातार चल रहा है। चांदी आप देखिए 2,05,000 रुपए के ऊपर चली गई है। और हिंदुस्तान जिंक अगेन आज मजबूत है। लुपिन इंडिया मार्ट में भी 1.5% के आसपास की गेंद से M&M फाइनेंशियल करीब 1% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जहां पर गिरावट है, एक्सो नोबेल में जो प्रोमोटर अपना हिस्सा बेच रहे हैं 9%, 10% के डिस्काउंट पर ब्लॉक डील की खबर आई है। देखिए 48 लाख शेयर बेचे हैं उन्होंने और 14% ये शेयर टूट गया है। 3,100 रुपए के आसपास के भाव आ गए हैं इस डील के बाद, और ये होना ही था। 10.7% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ है। तो ये प्रोमोटर की बिकवाली और बड़े डिस्काउंट पर बिकवाली, इस चीज से आज हम देख रहे हैं कि शेयर का सेंटिमेंट कमजोर हो रहा है। पॉलीकैब में 3% की गिरावट। कॉपर के प्राइसेस हम देखने की लगातार बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही हैं। IOB में भी आज OFS है
नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल के लिए खुलेगा, डिस्काउंट पर ये मिल रहे हैं शेयर, ये आप थोड़ा देखिएगा। इसके अलावा थायरोकेयर में, केईआई में भी कमजोरी है। एसजेवीएन फिर से कमजोर हो गया, करीब 1.5% के आसपास की नरमी। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज थोड़ी सी गिरावट पर हम शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। तो बाजार शुरुआत के बाद मतलब कहानी यही है कि 12-13 अंक नीचे आपको 12-13 अंक ऊपर निफ्टी दिखाई देगा और निफ्टी बैंक 50 अंक नीचे है। एक दिशा की तलाश करता हुआ आज के सत्र में फिर से चलिए चलते अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानते हैं ओपनिंग ट्रेड। तो चलिए थोड़ा संभलने की कोशिश करते हुए बाजार, और शुरुआत इतनी भी बुरी नहीं है जिसकी कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि कल जो है एक भारी गिरावट तमाम सेक्टर्स पे हमने देखी। पर ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र कौन से स्टॉक्स पर है, आइए अब एक एक करके समझते हैं। और निमेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कोई स्टॉक जो कि आपके रडार पे आ रहा हो। देखिए, ओएमसी के अंदर चार्ट सेक्टर मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं और आईओसी में पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ। एचपीसीएल का अभी एक काउंटर है हिंद पेट्रो का, जहां पर मुझे लग रहा है कि अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉक पिछले 2 दिन की जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, चांसेस ज्यादा है। तो हिंद पेट्रो के अंदर बाय रिकमेंडेशन है, नीचे की तरफ 460 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर मैं मानता हूँ कि 483 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हिंद पेट्रो के अंदर करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन। राइट, तो चलिए हिंद पेट्रो पे करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। और जी हाँ, जिस तरीके की गिरावट हम कच्चे तेल में देख रहे हैं, लगभग 5 साल के निचले स्तर पर आ चुका है और ऐसे में ओएमसीज के लिए एक बड़ा बेनिफिट होता है, इनके मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। और देखिए एचपीसीएल, कल भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे और आज एक मूव कंटिन्यू हो रहा है। साथ ही देखते हैं अन्य काउंटर क्या एक्शन रहेगा। पर सौमिल, आपका क्या व्यू है, कोई स्टॉक जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो ओपनिंग के बाद? ओपनिंग जैसे एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुई, फ्लैट हुई है और थोड़ा सा नेगेटिव होके फिर से एक बाउंस दिया है, दैट इज वेरी गुड। क्योंकि जो लेवल से बाउंस मिला है 25,830, 25,800, दैट इज 40 डेली मूविंग एवरेज एंड द लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड ऑन द डेली चार्ट, सो गुड स्टार्ट। मुझे लगता है यहाँ से मनप्पुरम फाइनेंस एक स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया और मुझे लगता है यहाँ से ये स्टॉक अच्छा कर सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। 2040 डेली मूविंग एवरेज के आसपास विच इज अराउंड 280, वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में एक टारगेट रख सकते हैं विच विल बी अराउंड 300 305 लेवल्स। तो ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का मेरा कॉल रहेगा फॉर आफ्टर द ओपनिंग। तो चलिए ये कुछ काउंटर्स पर नज़र ज़रूर रखेंगे। और हाँ, हालांकि इतनी ख़राब ओपनिंग भी नहीं है, बट धीरे धीरे करके संभलते हुए बाजार। और अब देखिए निफ्टी बैंक भी अपने आप को हरे निशान में लौटने की जो है वो कोशिश कर रहा है। 56 पॉइंट्स की तेज़ी आप निफ्टी बैंक में देखेंगे, लगभग 50 पॉइंट्स का उछाल जो है आपको निफ्टी 50 दिखाएगा। श्रीराम फाइनेंस बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर, यहाँ पे लगभग 3% की तेज़ी। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी हाल जो है वो ख़राब नहीं है, कहीं ना कहीं कश्मकश चल रही है कि कौन जो है वहाँ पे जीतेगा, चाहे वो बुल्स रहेंगे या फिर बेयर्स। बट ब्रॉडर मार्केट स्पेस में भी कई सारे काउंटर्स अच्छा मूव दिखा रहे हैं। सीजी पावर की बात करते हैं, क्योंकि आज एक रिपोर्ट भी आई थी कि अब अपनी चिप्स के लिए एप्पल शायद इनसे करार कर सकता है। यहाँ पर न्यूज़पेपर्स के हवाले से ये हमने खबर देखी थी। और जी हाँ, स्टॉक एक पॉजिटिव रिएक्शन ज़रूर दे रहा है, लगभग 1% की तेज़ी है। पर निमेश, एक बार आपका टेक इस पे, सीजी पावर कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? इस तरह से स्ट्रक्चर बना है, मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर एक भारी गिरावट के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास स्टॉक के अंदर एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है डेली चार्ट्स के ऊपर। और आज के सेशन के अंदर बात करें तो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर भी स्टॉक निकल रहा है। ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। स्टॉक अगर 680 के ऊपर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। तो यहाँ से मैं एक थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लूंगा, नीचे की तरफ 675 के स्टॉप लॉस से बाय रिकमेंडेशन है। ऊपर मैं मानता हूँ कि 705 तक का लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छे सपोर्ट के पास स्टॉक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल मिला है, तो यहाँ से हम लोग बाय करके चल सकते हैं।
लिए यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं। जी हाँ, हाल फिलहाल इसकी भी काफ़ी पिटाई हुई थी और निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश करता हुआ सीजी पावर लगभग 2% का उछाल जो है आप देखेंगे। पर इस बीच देखिए रुपए थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आया है, निचले स्तरों से 68 पैसा सुधरा है। कल हमने देखा था कि 91 रुपीज़ पर डॉलर के आसपास भी जो है रुपए हमने देखा उसके ऊपर भी गया था और वो कहीं ना कहीं मार्केट्स के लिए एक बड़ा कंसर्न था। आज जिस तरीके से हम इसमें सुधार देख रहे हैं, इसी से शायद मार्केट क्यूज लेते हुए सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स फिलहाल हरे निशान में है, बैंकिंग इंडेक्स जो है लाल से हरे निशान में लौटा है और निफ्टी में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम है। अब ये मोमेंटम सस्टेन होगा या नहीं, ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रुपए जो है सुधरा ज़रूर है और कल भी हमने रिपोर्ट्स ज़रूर पढ़ी थी कि आरबीआई का थोड़ा सा इंटरवेंशन आया था। अब देखते हैं कि किस तरीके से आरबीआई अपने मूव्स डिफाइन करता है। बट इस बीच देखिए मार्केट्स में थोड़ी सी रफ्तार ज़रूर है, कुछ कुछ करके और काउंटर्स आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जहां मौके बन रहे हैं। आईजीएल पे आज एक बड़ा अपग्रेड आया था और उसके बाद 5% का उछाल फिलहाल अब आईजीएल दिखा रहा है, पर एमजीएल पे भी नजर डालिए, यहाँ पर लगभग 4% की तेजी है। सौमिल, एक बार आपका टेक, आईजीएल एमजीएल इन दोनों में से कोई अभी भी पसंद है आपको? आईजीएल एमजीएल दोनों ही एक डाउन में है। आई वुड अवॉइड दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन द वेरी शॉर्ट टर्म यस, अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं और आप ऑलरेडी एक पोजीशन में है तो आईजीएल में ऊपर में 198 के आसपास के टारगेट आप बना सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इस लेवल्स पर। नीचे में जो सपोर्ट है वो 188 के आसपास है, तो ये आप बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एमजीएल वेरी सिमिलर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बाउंस फिर से देखा गया है और 40 डेली मूविंग एवरेज इज द टारगेट। 1200 रुपए तक ये स्टॉक उछल सकता है एंड आई विल ओनली ट्रीट दिस एज अ बाउंस क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव है। नीचे में सपोर्ट है 1137 पर आईजीएल और एमजीएल को लेकर। लेकिन चलिए, बाजार का मोमेंटम तो आज ठीक लग रहा है, मूड ठीक लग रहा है, लेकिन हमारे साथ हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा जी भी है। कुणाल जी, आप बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है आज शुरुआती कार में? तो काफ़ी डिसेंट मार्केट स्टार्ट हो रहा है। एटलीस्ट जो हैंडओवर था लास्ट एक दो दिन से, उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि हम 25,750 का जो लेवल है इंडेक्स पे वो होल्ड कर रहे हैं। तो और काफ़ी सारे स्टॉक्स पे हम देख रहे हैं कि एक आध दिन की पॉज के बाद उसमें एक फॉलो थ्रू अप मूव आया है, ब्रेकआउट्स आए कुछ एक स्टॉक्स में। तो ये पैटर्न जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता हुआ नज़र आ रहा है इंडाइसेस में, और ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि हम भी शायद सेकेंड हाफ पे पिकअप कर जाए इंडेक्स ट्रेंड्स में। कुछ एक स्टॉक्स जो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा, पहला इनफैक्ट मेरा बाय रहेगा भारती एयरटेल पर, जिसने बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दिया है। 2100 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स पे भी। तो मैं 2150 का यहाँ पे टारगेट सजेस्ट करूँगा भारती एयरटेल पर और स्टॉप लॉस 2075 का। और एक अदर सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, जिसमें वोल्टास मेरा मानना है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। एक ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट है, 1400 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है वोल्टास, जो मेरा मानना है कि एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस पॉइंट है वोल्टास के लिए। तो अगर ये 1400 के लेवल्स को क्रॉस कर जाए तो मेरा मानना है कि एक अच्छा मोमेंटम वापस दिख सकता है इस स्टॉक में। 1430 का यहाँ पे मैं टारगेट सजेस्ट करूंगा, स्टॉप लॉस 1375 का। ओके, तो वोल्टास और आपने आइडेंटिफाई किया ऐसे समय में जब अभी कमज़ोर दिख रहा है, ये बेहतर होता है। बहुत बार होता क्या है, बहुत चल चुका आता है, उसके बाद बाई कॉल देने में फंसने का डर रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। तो अच्छा है कि अभी कमज़ोर है और यहाँ पर आप खरीदारी की राय दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। भारती एयरटेल को लेकर हमारे दो एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन सौमिल जी भी दे रहे थे, उनका भी 2175 का टारगेट था, आपका 2150 का है, स्टॉप लॉस आसपास ही है आप दोनों के। एक और कुणाल जी, आपसे एक और राय लेंगे हम श्रीराम फाइनेंस को लेकर। यहाँ पर वहाँ की लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस MUFG यहाँ पर हिस्सा खरीद रही है और आज अच्छी तेज़ी है श्रीराम फाइनेंस में, 2.5% के आसपास की तेज़ी है। यहाँ से और एक्सटेंड होने की संभावनाएं हैं या पूरा प्राइस इन हो चुका है जितनी तेज़ी आनी थी? नहीं, आई थिंक इसकी खास बात विश्वभन ये है कि ये स्टॉक जो है वो लीडर बन चुका है इस सेक्टर का। तो अगर आप लास्ट 2 या 3 महीने का ट्रेंड भी देखो, सितंबर एंड के आसपास या मिड के आसपास से, कि श्रीराम फाइनेंस वहाँ पे सब 600 का स्टॉक हुआ करता था, 575 के आसपास। वहाँ पे स्टॉक ने बॉटम बनाया, कंसोलिडेट किया था उसके पहले, और उसके बाद जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो पूरे लास्ट 2-2.5 महीने का जो ट्रेंड था श्रीराम फाइनेंस में, जहाँ पे स्टॉक करीबन 575 से 850-900 के आसपास जब आया था, ये एक लीडरशिप ट्रेंड बन चुका था। बिकॉज उस फेज में
काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स थे उनमें ब्रेकआउट आया था। तो जब ऐसे स्टॉक्स लीडर बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि इनकी जो अपसाइड टारगेट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, बिकॉज वो जितना कॉन्फिडेंस उस सेक्टर में होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग मूव ये लीडर्स देते हैं। तो मेरा मानना है कि आई थिंक श्रीराम फाइनेंस उस एक क्वालिटी जोन में है। आज भी आई थिंक स्टॉक अपने ऑलमोस्ट प्रीवियस हाइस के आसपास वापस आ चुका है। तो मेरा मानना है कि स्ट्रेंथ काफ़ी बरकरार रहेगी श्रीराम फाइनेंस में। हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए, वो होता है, एक पॉज पीरियड होता है काफ़ी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में या लीडर स्टॉक्स में, बट जो ट्रेंड होता है वो अभी भी कंटिन्यू रह सकता है अपसाइड में। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस को लेकर ये व्यू हो गया। बाजार हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निफ्टी बैंक फिर से सपाट हो गया है और जो तेजी है सिर्फ 7 अंकों के आसपास की रह गई है। निफ्टी की भी जो तेजी है वो 45-50 अंकों पर है सीमित। लेकिन आज सोमिल जी हम देख रहे हैं कि गैस वाली जो कंपनीज हैं, स्पेशली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली, पाइपलाइन वाली, एमजीएल, आईजीएल, गेल में आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। इस पर आगे हम और फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन पॉलीकैब में 3.5% का क्रैक आज के सत्र में हम देख रहे हैं और ये वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। 2-3 सत्र ऐसे थे जब ऐसा लगा कि शायद शेयर ये संभल जाएगा और चलेगा, लेकिन आज फिर से प्रेशर। सोमिल जी, क्या राय होगी आपकी पॉलीकैब पर? डेफिनेटली अवॉइड करना है। इन लास्ट मुझे लगता है कि लास्ट 2 महीनों में 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई नहीं है स्टॉक की। थोड़ा बहुत बाउंस डेफिनेटली आया है, लेकिन 20 डेली मूविंग एवरेज, 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर एक भी बार क्लोजिंग नहीं आई है। दैट मीन्स ये लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन में है और हर बार जब भी ये एवरेजेस तक जाता है रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ ही रुक करता है। सो नेगेटिव व्यू है इस समय पॉलीकैप पे। नीचे में मुझे लगता है कि ये 6,900 तक जा सकता है और उस वहां पे अगर सस्टेन नहीं होता है तो 6,600 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। तो अवॉइड की सिचुएशन रहेगी इस समय। इन द मीडियम टर्म आउटलुक, इन द शॉर्ट टर्म बोथ। ठीक है, अवॉइड की सलाह है पॉलीकैब इंडिया के लिए। लेकिन एबी कैपिटल आज फिर से हम बाइंग देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत बेस बनाया है 350 रुपए के लेवल के आसपास एबी कैपिटल ने। हालांकि तेजी आज 1-1.25% के आसपास की है। भाव आप देखेंगे 352-353 रुपए के आसपास के ही हैं। लेकिन क्या ये शेयर फिर से चलने के लिए तैयार है? सोमिल जी, आपका व्यू? एबी कैपिटल ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, सो नो डाउट्स अबाउट इट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एवरी टाइम ये 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ ही जाता है। जैसे हमने अभी बात की पॉलीकैब की, पॉलीकैब 20 डेली मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाता है। एबी कैपिटल एब्सोल्युटली ऑपोजिट कि 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जाता है। इस समय 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ही है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाया अराउंड 345 के आसपास, छोटा सा स्टॉप लॉस है। और ऊपर में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 375 तक ये स्टॉक जा सकता है। ऑल राइट, तो चलिए एबी कैपिटल यहाँ पर देखिए ऐसे बाजार में भी अपने आप को होल्ड करने में कायम है। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स को भी ये स्टॉक काफ़ी पसंद भी है। पर चलिए इस बीच हमारे एक और खास मेहमान का स्वागत करते हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका व्यू बाजार पे ही और साथ ही साथ आपके स्टॉक कॉल्स लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा रिकवरी मोड में तो है बाजार, देखते हैं सस्टेन होते या नहीं। बट ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रेडार पे हैं फिलहाल? प्रभात सृष्टि जी और सभी को मेरा नमस्कार। मार्केट में एक रिबाउंड देखने को तो मिला है, क्योंकि हमें पता है कि 25,700 एक स्ट्रांग सपोर्ट है और जब तक ये होल्ड रखता है तब तक हम बाउंस बैक की उम्मीद लगाए रख सकते हैं। अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस है वो 26,100 के आसपास ही आ रहा है। उसके ऊपर अगर ब्रेक थ्रू मिलेगा तो हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमारे जो 2 कॉल है वो बाइंग साइड के ही हैं। सबसे पहला जो कॉल है वो है हिंद पेट्रो। तो यहाँ पर हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू के बाद। तो हिंद पेट्रो में मुझे लगता है कि आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी जो इसके प्राइजेस है बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है। निचले साइड पर हमें एक बुलिश क्रॉस ओवर भी 20 और 50 डीएमए लेवल पे देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि हिंद पेट्रो में तेजी बनी रह सकती है। हमारे जो नियर टर्म के जो टारगेट है वो आ रहे हैं 488 के और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है 455 का।
दूसरा स्टॉक है हमारा LTIM। सो यहाँ पर हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है अगर इसके प्राइजेस हमें 6300 के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे। और अभी करंट लेवल्स पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है, लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिल रही है। अभी स्टॉक फिलहाल अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये एक काउंटर है जहां पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। इसमें जो हमारे टारगेट हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 6550 के, और बाय करते समय में स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 6100 रुपीज का। ऑलराइट, तो चलिए दो कॉल्स आती हुई लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। देखिए HPCL यहाँ पर हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है। कल चंदन का व्यू इस पे पॉजिटिव था, आज हमने देखा कि निमेश भी अपना व्यू बना रहे हैं और अब लक्ष्मीकांत जी भी जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव व्यू बनाते हुए HPCL पे इस पे ध्यान रखेंगे। और IT स्पेस से LTI माइंट्री यहाँ पर भी आप फोकस रख सकते हैं। देखते हैं किस तरीके का एक्शन रहता है। बट इस बीच एटर्नल यहाँ पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए ये वन ऑफ दो स्टॉक्स जिनमें कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। कई सारे इन्वेस्टर्स इसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के लिए भी पसंद करते हैं। और आज स्टॉक में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, 2% की तेज़ी फिलहाल आते हुए। एक बार कुणाल, आपका ही व्यू एटर्नल पे ले लिया जाए, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि 300 के अभी भी नीचे है, बट क्या यहाँ पर अच्छे मौके हैं खरीदारी के? जी हाँ, आई थिंक अगर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म अगर अवधि के ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हो तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये जो सब 300 का जो लेवल्स है वहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा विप्सॉ या कंसोलिडेट वॉलेटाइल हो रहा है, बट मेजर डैमेज नहीं आ रहा है। एक इंक्रीमेंटल सेल ऑफ स्टॉक प्राइसेस में वो हम नहीं देख रहे। अगर हम लास्ट 1 वीक 10 डेज का प्राइस एक्शन भी देखें तो लार्जली ऐसा लग रहा है कि 290 के प्लस माइनस 10 रुपीज़ के रेंज में इटर्नल ट्रेड कर रहा है। बट ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहाँ पे बेस बना रहा है मीडियम टर्म चार्ट्स पे। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये जो कंसोलिडेशन या जो करेक्शन में देखा है लास्ट 2-3 महीनों में 360 के आसपास का, मेरा मानना है कि आई थिंक जो एक ऑल टाइम हाई था इटर्नल का, वहाँ से करीबन 20% स्टॉक करेक्ट कर चुका है। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि डिसेंट करेक्शन हो चुका है। 290 का ये जो लेवल्स है यहाँ पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर्स 6 मंथ्स या 1 ईयर की टाइम फ्रेम या उससे ज़्यादा की टाइम फ्रेम अगर रखे तो ओके, तो ये व्यू है यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की सलाह, गिरावट पर ये सलाह इटर्नल को लेकर आ रही है। लेकिन डॉलर के मुकाबले में रुपए में एक शार्प रिकवरी देख सकते हैं। 1% की रिकवरी, काफ़ी अच्छी रिकवरी, और एक काफ़ी सेंटिमेंट के लिहाज से भी बाजार के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे RBI की तरफ से इंटरवीन किया होगा, इससे इस तरह के सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है CG पावर, आज यहाँ पर 2.5% की तेजी है और वॉल्यूम के साथ नए लॉन्ग पोजीशन भी ऐड होते दिख रहे हैं। सौमिल जी, क्या राय है CG पावर पर आपकी? CG पावर मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म यस अच्छा लग रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा और बाउंस हो सकता है। इस समय जो रेजिस्टेंस है वो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, जो अराउंड 693-95 के आसपास है। मुझे लगता है कि अगर उसके ऊपर जाता है तो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा बाउंस मिल सकता है टिल 740। तो वेट करें, 695 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है उसका वेट करके फिर ऊपर में आप एक व्यू ले सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ट्रेड। नीचे में जो सपोर्ट है वो आज के लो का सपोर्ट है, वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह आप लेके चलें 675 के आसपास। तो ये आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन मीडियम टर्म में अभी भी ये एक बहुत बड़े रेंज में चल रहा है, तो अभी तक इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट नहीं मिला है। 695 ये लेवल ध्यान रखिए, अगर इसके ऊपर निकलता है तो 740 तक भी जाने की संभावनाएं हैं। स्टॉप लॉस भी सौमिल जी ने बता दिया है, उसे भी ध्यान रखिएगा। शुक्रिया सौमिल, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले एक छोटा डिस्क्लेमर दे दे, जो भी राय आपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए दी है उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर सर। जिस किसी भी स्टॉक्स पे हमने बात की उसके अंदर मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्लाइंट की पोजीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ओके, शुक्रिया आपका। कुणाल जी, एक और स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि आज सारे PSU बैंक चल रहे हैं, चाहे वो कैनरा हो, SBI हो, PNB, बॉब, सब चल रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी रफ्तार दिख रही है। ये आपको पसंद आ रहा है क्या? 143 तक पहुंच गया है। तो ओवरऑल पहले PSU बैंक्स की बात करूं तो मैं काफ़ी बुलिश हूं स्पेस पे, बिकॉज जो लास्ट 3 महीने में जो ट्रेंड दिखाया था PSU बैंकिंग स्टॉक्स में, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि अब हम देख रहे हैं कि 2026 में ये ट्रेंड की पॉजिटिविटी स्पिल ओवर होगी। उस लिहाज से
देखें तो लास्ट 1 मंथ में जो स्टॉक ने करेक्ट किया था, बैंक ऑफ इंडिया करीबन 152 या 153 के आसपास का हाई बनाया था इस स्टॉक ने, और फिलहाल आई थिंक 138 या 139 के आसपास में स्टॉक ने लो बनाया था। तो करीबन 10% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक के रीसेंट हाई से, जो मेरा मानना है कि एक डिसेंट करेक्शन होता है जब हम एक अप ट्रेंडिंग स्विंग में होते हैं इस सेक्टर में। तो काफ़ी बुलिश रहूँगा मैं मोस्टली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे। मोस्ट ऑफ द चार्ट्स जैसे कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, ये काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनकी चार्ट्स काफ़ी बुलिश है। और मेरा मानना है कि जो भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स 3 से 6 महीने मिनिमम अगर टाइम फ्रेम में रखे तो एटलीस्ट ये स्टॉक्स अपने पुराने स्विंग हाई या उसके हायर साइड में करीबन 5 से 10% और हायर साइड पे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो बुलिश रहूँगा, बाय एंड डिप्स की सलाह रहेगी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में, और 3 से 6 महीने के लिए मेरा मानना है कि करीबन 10% से 15% का अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छी राय है कि 3 से 6 महीने का अगर वक्त दे सकते हैं तो यहाँ पर आपको 10 से 15% डबल डिजिट रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा कुणाल जी को लगता है। शुक्रिया कुणाल जी, आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर देखते हैं गिरावट आज कहाँ दिख रही है। तो आज पॉलीकैब, हमने बाजार खुलने से पहले भी हाईलाइट किया था इस स्टॉक को। पॉलीकैब को लेकर निमेश जी आपकी राय, आज 3% नीचे हैं, नए शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए इस गिरावट में 3% टूटने के बाद? और लक्ष्मीकांत जी आपसे राय है पॉलीकैब को लेकर, आप बता दीजिए सर। जी, पॉलीकैब में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है और एग्जैक्टली इसने अपने 100 और 50 20 डीएमए के पास ही रेजिस्टेंस लिया है, जो कि 7400 के आसपास दिखाई दे रहा है। सो जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अभी बेरिश दिखाई दे रहा है डेली और चार्ट्स के ऊपर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वीकनेस बनी रह सकती है। अगर इमीडिएट स्विंग लो 7000 के टूटते हैं तो फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें 6800 लेवल तक देखने को मिल सकता है। एक और स्टॉक हिंदुस्तान जिंक का, ये मैं बार बार आपको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि चांदी आज काफ़ी तेज है और कुल कंपनी के कुल रेवेन्यू में हम पिछले फाइनेंशियल में हमने देखा था 20% से ज़्यादा की हिस्सेदारी चांदी की ही थी, और ईबिट में तो करीब 40% की हिस्सेदारी इनकी होती है, और डायरेक्ट कनेक्शन है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी भी है ये। बताइए, हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी हम महीने भर में देख चुके हैं कि 20% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। क्या फंसने का डर तो नहीं है हिंदुस्तान जिंक में? आज भी 2.5% से ज़्यादा तेज है। देखिए, वीकली चार्ट्स के ऊपर तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है अभी भी बुलिश बनाए हुए है स्टॉक। अभी भी ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं जहां पे हम ये बोल सके कि भी प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद है। आज भी ये गैप अप ओपनिंग के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो जिनके पास पहले से है तो उनको अपना स्टॉप ट्रेल कर लेना चाहिए टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 556 के आसपास। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर रहेगा तो यहाँ से 600 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए मैं कहूँगा अवॉइड करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अगर ये स्टॉक फिर से अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास आता है 570 565 के आसपास, तो वहां से अगर बाय करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक 580 रुपए का भाव हो गया, 2.5% की आज भी शानदार तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन 2 दिन से गिरावट चल रही थी बीएसई में, बीएसई आज वापसी करता हुआ दिख रहा है। 2650 रुपए के हैं भाव और जो तेजी है वो है लगभग 1.5% के आसपास की। लक्ष्मीकांत जी, राय आपसे जानना चाहेंगे, बीएसई को लेकर आप कितने कन्विंस्ड हैं? क्या ये अपने अप मूव को सस्टेन कर पाएगा शेयर? डेली के चार्ट्स पर तो यहाँ पर रेंज बाउंड मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि आज के सत्र में 2 दिनों के बाद यहाँ पर बुलिश पेंटोल कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और अभी स्टॉक अपने 50 डीएमए लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो इंट्रा डे बेसिस पे एक शॉर्ट टर्म मूव हमें देखने को मिल सकता है 2740 2730 तक। बट मेजर अपसाइड मूव अभी भी मुझे नहीं लगता है कि इसमें आने की उम्मीद है। जब तक स्टॉक ये 2800 के नीचे सस्टेन करता है तो वहां पर इसके 20 डीएमए के लेवल है और मुझे लगता है वो एक हर्डल भी है। तो 2800 के ऊपर के लेवल्स अगर टूटते हैं तो देन आफ्टर फिर हमें यहाँ पर 3000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट शॉर्ट टर्म बेसिस पर एक पुल बैक मूव हमें 2740 750 तक आने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, बीएसई को लेकर ये व्यू हो गया।
सरकारी बैंकों में हम देख रहे हैं कि थोड़ा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। आईयूबी आपको कमजोर दिखाई देगा ओएफएस के चलते, क्योंकि डिस्काउंट पर उसमें सरकार हिस्सा बेच रही है। लेकिन आप देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया हो गया या फिर पीएनबी, एसबीआई तो खैर चल ही रहा है। तो इन सारे के सारे बैंकों में आज के सत्र में आपको तेजी दिखाई देगी। और अगर आप इंडेक्स भी देखेंगे तो आज जो सरकारी बैंकों का इंडेक्स है आपको सबसे बेहतरीन आपको नजर आएगा। एकमात्र इंडेक्स है जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी है, 1.4% ऊपर है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। निमेश जी, कोई शेयर पीएसयू बैंक बास्केट में जहां पर ट्रेड की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही हो? अच्छा, निमेश जी नहीं है, सिर्फ लक्ष्मीकांत जी हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपकी राय, कौन सा शेयर बेहतरीन है ट्रेड के लिए? देखिए, सबसे अच्छा तो अभी आपने इसका जिक्र भी किया है, बैंक इंडिया काफी अच्छा लग रहा है। 50 डीएमए के सपोर्ट के साथ यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिली है। तो कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू हमें 144 के ऊपर मिल सकता है। एक बार 144 के ऊपर अगर निकलता है तो वहां से 151 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जो है 138 का है, तो इस अनुसार रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी काफी फेवरेबल है। तो यहाँ पर बाइंग रेकमेंड किया जा सकता है। 138 के स्टॉप लॉस के साथ 151 के टारगेट का हम वेट कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया को लेकर ये व्यू हो गया। 2% ऊपर ये शेयर है। एमएनएम फाइनेंशियल, हमने देखा कि बहुत बढ़िया रैली शेयर ने दिखाई थी और ऊपरी स्रोत से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन 350 रुपये के आसपास ये भी हम देख रहे हैं कि आके वहां पर टिक रहा है। 2% की तेजी आज के सत्र में है। कुणाल जी, एमएनएम फाइनेंशियल, क्या इसमें पैसे बन जाएंगे ट्रेड करके? अच्छा, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, आपका व्यू? जी, मुझे लगता है कि 355 का हर्डल है। हालांकि स्टॉक अपने अप ट्रेंड में ही मूव कर रहा है, बट फ्रेश बाइंग मोमेंटम 355 के ऊपर ही सस्टेन होते हुए नजर आएंगे। वहां से फिर 370 का लक्ष्य रखा जा सकता है, तो इसे वेट एंड वॉच में रखें। 355 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 370 के टारगेट के लिए ये स्टॉक बाय किया जा सकता है। उस दौरान हमें स्टॉप लॉस लेना है 342 का। ऑलराइट, तो चलिए एमएनएम फाइनेंशियल्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक अच्छा मूव है, बट इस बीच देखिए मार्केट्स में कुछ बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं है, बजाय इसके कि रुपया जो है थोड़ा संभलता हुआ नज़र आया है। बट फिर भी अब देखिए निफ्टी बैंक में फिर से प्रेशर है। फाइनेंशियल्स अच्छा आज ज़रूर कर रहे हैं, कुछ गैस काउंटर्स आज अच्छा ज़रूर कर रहे हैं। इस बीच एक नज़र ओला इलेक्ट्रिक पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि भावेश अग्रवाल ने यहाँ पर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची है और ओवरऑल जितने भी प्लेस शेयर्स थे उनको छुड़ाया है। अभी भी 34% प्रमोटर की कंपनी में बरकरार है। और मार्केट खुलने से पहले हमने कुछ डील्स भी होती हुई इसमें देखी थी, कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी ओला इलेक्ट्रिक पे, कुछ बड़े सौदे थे। स्टॉक ऊपर ज़रूर खुला था, अब उसके बाद देखिए पूरी तरीके से मोमेंटम अब फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। फिर से आप देख सकते हैं कि 52 वीक लो पर ओला इलेक्ट्रिक आता हुआ, और कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरीके का वेल्थ इरोजन हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा है। लिस्टिंग से लेकर अब तक देखें तो 70 से ज़्यादा % का करेक्शन, साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो 60% का करेक्शन तो हमने इसी साल में देखा है। और जितने भी कंपनी ने वादे किए थे कहीं ना कहीं वो उनको पूरा भी नहीं कर पाए। अब कंपनी जो नई चीज़ पे बैंग ऑन करी है वो उनकी खुद की सेल मैन्युफैक्चरिंग है। 4680 भारत सेल वो लेकर आए हैं, वही अब जो है अपने स्कूटर्स में भी डाल रहे हैं। कुछ डिलीवरीज कंपनी ने हाल फिलहाल ज़रूर की हैं और उसकी शुरुआत भी की है, बट अब देखते हैं कि मार्केट इसको किस तरीके से लेता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स तो जी हाँ काफ़ी नाखुश होते हुए ओला इलेक्ट्रिक से, और स्टॉक में भी लगातार प्रेशर ज़रूर है। पर देखते हैं किस तरीके से आगे स्टॉक मूव करता है। अब फिर से एक बार कुछ और काउंटर्स की भी चर्चा करते हैं। फार्मा स्पेस में आज एक अच्छा एक्शन है, चाहे वो आप लुपिन देख लीजिए जो कि 1.5% ऊपर है, यहाँ पर एक अच्छा मूव है। पर लॉरस लैब ये काउंटर भी अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। एक बार लक्ष्मीकांत जी, आपका व्यू लॉरस लैब पर, क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे? लॉरस लैब काफी लंबे समय से एक अपने बुलिश ट्रेंड को के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी यहाँ पर मुझे लगता है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए देख पा रहे हैं हम डेली के चार्ट्स पर। आज के सत्र में इसने 20 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया है
और अवरली चार्ट्स में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर ये 990 के लेवल को डिफेंड करता है तो यहाँ से मुझे एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है टू लेवल्स ऑफ 1040 टू 1050। तो 990 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। और जो अपसाइड के जो टारगेट है 1040 1050 तक के रेंज में हमें देखने को मिल सकते हैं लॉरेस लैब में। और राइट, लॉरेस लैब यहाँ पर 1040-50 तक के लेवल्स जो हैं दिख सकते हैं। देखिए बाजार थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश में, तो छोटे टारगेट्स ही सही यहाँ पर आपको बनाकर चलने चाहिए। अभी भी व्यू जो है पॉजिटिव है लॉरेस लैब में। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में देखें तो आज पॉलीकैब में काफ़ी गिरावट है, लगभग 3% कमज़ोर होता हुआ पॉलीकैब का शेयर। लक्ष्मीकांत जी, हाल फिलहाल इसने थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर दिखाया था पर पूरी तरीके से फिजल आउट हो रहा है। ठीक है, शायद इस पर हमने चर्चा ऑलरेडी कर चुकी है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 3% की गिरावट पॉलीकैब के स्टॉक में। इस पर ज़रूर नज़र बनाते हुए चलेंगे कि क्या आगे कोई मोमेंटम सस्टेन होता है या नहीं, ये देखना सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। बट लक्ष्मीकांत जी, एक बार अपना व्यू एस्ट्रल पे भी दीजिए क्योंकि कल जो है एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये टॉप गेनर्स ज़रूर साबित हुए थे। कैसे देख रहे हैं आप, क्या रेटिंग है आपकी इनमें? देखिए, कल के सत्र में तो हमें एक अच्छा ब्रेक थ्रू देखने को मिला था। इसने एस्ट्रल ने अपने इमीडिएट स्विंग हाई 1460 के 65 को निकाला भी था। सो ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश नजर आ रहे हैं। हालांकि आज के सत्र में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट अभी भी स्टॉक अपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जब तक इसके प्राइजेस 1415 के ऊपर सस्टेन करते हैं तब तक हम इसमें अपना बुलिश व्यू बनाए रख सकते हैं। हालांकि फ्रेश बाइंग मोमेंटम के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 1475 के ऊपर अगर निकलता है तो हमें इसमें फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। वहां से स्टॉक फिर अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 1520 515 के आसपास, वहां तक पहुंचने का मादा रखता है। तो एस्ट्रल को लेकर ये व्यू कल हमने देखा भी था कि 200 EMA के बाद ऊपर निकलने के बाद एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आई थी और अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन आज वापस से एक मुनाफा वसूली का दबाव दिख रहा है। आज दो प्राइवेट बैंक्स ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक यहाँ पर शॉर्ट्स बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। बताइए लक्ष्मीकांत जी, इन दोनों बैंक पर आए, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो भी थोड़ा बेरिश बना हुआ है। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस पर फर्दर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 1320 330 तक। वहां पर फिर इसके सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं। तो वहां पर अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो फिर हमें एक बार रिविजिट करना होगा और वहां से फिर हम बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। हर्डल अभी भी बने हुए 1380 से लेकर 1400 के स्ट्रॉन्ग हर्डल है ICICI बैंक में। कि जब तक इसके नीचे रहता है तब तक यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिलेगा आने वाले सत्र में। ओके, वहीं पर आज अगर जी बैंक की बात जी कैरी करे, बताइए सर लक्ष्मीकांत जी। हाँ, इंडसइंड बैंक में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इमीडिएट सपोर्ट 825 का है। अगर उसके नीचे ये स्टॉक फिसलता है तो वहां से फिर हमें फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है। उस दौरान ये स्टॉक अपने 200 DMA को रिटेस्ट करेगा जो कि हमें 800 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक को लेकर आपकी राय आ गई है। आज IT में अच्छी खरीदारी दिख रही है। विप्रो देखिए, कोफोर्ज, LTI, माइंडट्री, पर्सिस्टेंस, ये तमाम स्टॉक्स तेज है। एम्फैसिस, यहाँ पर भी तेजी है। IT में कुछ पसंद आ रहा है क्या लक्ष्मीकांत जी? हमें आईटी में LTIM अच्छा लग रहा है। तो हमें लगता है कि अगर 6300 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से फर्दर अपसाइड हमें 6500 तक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट काफी बुलिश है। करंट लेवल पे भी काफी स्टॉक अच्छा लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। तो हमें लगता है जब तक ये 6100 के ऊपर रहता है तब तक हम इस ब्रेक थ्रू की उम्मीद कर सकते हैं। 6300 के ऊपर निकलते ही एक अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे इस स्टॉक में और वहां से फिर हम 6500 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 6500 रुपये की टारगेट आप LTI एंट्री में उम्मीद करके चल सकते हैं।
लेकिन बाजार देखिए फिर से हम देखने की वोलेटाइल होता हुआ नजर आ रहा है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट हो गई है वो हो गई है 100 अंकों से ज़्यादा की। निफ्टी भी लाल निशान में है, यानी कि जो गेंस बने थे निफ्टी में और निफ्टी बैंक दोनों में सारे के सारे हो गए हैं फिजल आउट। इस वक्त जो डिक्लाइंस की संख्या है वो है करीब करीब 1400 और एडवांसेस हैं 1200 के आसपास। तो फिर से जो का पलड़ा है थोड़ा सा आपको भारी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मेटल्स में चमक है। हिंदुस्तान जिंक की तो अपनी वजह है, वो चल रहा है। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप अन्य शेयरों को भी देखेंगे, हिंडाल्को चल रहा है, हिंडाल्को के अलावा नाल्को में तेजी है। वेदांता ने आज नया हाई बना है। वेदांता की अपनी रीजन से, क्योंकि एनसीएलटी मुंबई ने उनके डिमर्जर प्लान को अप्रूव कर दिया है। लेकिन एक और रीजन से मेटल्स में अप मूव के लिए, और वो है डॉलर इंडेक्स में वीकनेस। डॉलर इंडेक्स करीब 2 महीने के निचले स्तर पर है और उसके चलते मेटल्स को मिल रहा है सपोर्ट। राय, हिंडाल्को नाल्को में क्या फर्दर आप तेजी देख रहे हैं यहाँ से? लक्ष्मीकांत जी, कौन सा शेयर आपको पसंद आ रहा है? देखिए, हिंडल्को में हमारा व्यू पॉजिटिव है। 3 से 4 दिनों पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू देखने को मिला था 830 के ऊपर, फिर वहां से हमें अच्छे खासे स्ट्रेंथ देखने को मिले हैं। अभी फिलहाल 2 से 3 दिनों का ट्रेंड देखें तो एक कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक दिखाई दे रहा है। अगर 856 860 के ऊपर निकलता है तो वहां से 890 से लेकर 900 के लेवल्स हिंडल्को में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पर सपोर्ट जो अभी फिलहाल नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 825 का। जब तक प्राइजेस के ऊपर रहते हैं तब तक हम इस ब्रेक थ्रू का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, हिंडाल्को को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और तमाम शेयरों पर आपने बहुत ही बारीकी से राय दी और हमारे दर्शकों की पैसे बढ़ाने में भी आपने मदद की। थैंक यू सो मच। लेकिन चलिए इस शो को वाइंड अप करने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में पैसे बनाने हैं तो मौके कहां पर हैं, और अपने साथ जोड़ेंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कौन सा स्टॉक आपने चूज किया है और क्या स्ट्रेटजी होगी? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों, नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पॉलीकैब में वापस से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ब्रेकडाउन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 7000 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 80 रुपए के आसपास में 50 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा। जो टारगेट हो सकता है 160 का, तो जो इसमें लॉस बन सकता है 3750 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 10,000 रुपए का। ठीक है, ये राय आपके लिए होगी। पॉलीकैब की पुट खरीदनी है। पुट खरीदना यानी कि इस बात के आसार हैं कि पॉलीकैब का शेयर और नीचे यहाँ से जाएगा। 80 रुपए के भाव पर ये पुट मिलेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 3.5% की गिरावट है। वायदा के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की सूची में भी आपको दिखाई देगा। लक्ष्य होगा 160 का, स्टॉप लॉस 50 का। तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है। 10,000 अधिकतम मुनाफा और अधिकतम नुकसान की बात करें तो 3,750 रुपए का आपको इसमें लॉस हो सकता है। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम हेडलाइंस के साथ करेंगे 10 के बाजार की शुरुआत। कमोडिटीज पर होगा फोकस, उसके बाद बड़े एक्सपर्ट से समझेंगे बाजार का बिग व्यू।